आइए आज हम लोग अर्थव्यवस्था पे अध्ययन करते हैं और लगभग संपूर्ण अर्थव्यवस्था को हम कवर करने का क्या करेंगे, इसमें प्रयास करेंगे। कोशिश करिएगा आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलिएगा और अधिक से अधिक लेक्चर यहाँ पे होगा। लेक्चर आप लोग कवर करने का क्या करिएगा, प्रयास करिएगा। क्लियर? तो पहले मैं एक डायग्राम बनाऊँगा, कोशिश करिए आप लोग ये सारे डायग्राम नोट्स करिए और डायग्राम पर ही लेक्चर होगा। क्लियर? तो आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था जो आज हमारी टॉपिक है, अर्थव्यवस्था। ठीक, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। जो आज हमारे टॉपिक का ये अध्ययन है कि अर्थव्यवस्था को रटे नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को आप क्या करिए, समझें। क्लियर? अर्थव्यवस्था को आप रटे नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को आप समझने का प्रयास करिए। तो अर्थव्यवस्था में जो हमारी पहली हेडिंग होगी वह होगी अर्थव्यवस्था की विशेषता। अर्थव्यवस्था की विशेषता, अर्थव्यवस्था की विशेषता। डायग्राम आप लोग भी बनाइए, कोशिश करिए जैसे हम बना रहे हैं वैसे आप भी बनाइए। अर्थव्यवस्था की विशेषता, अगर हम अर्थव्यवस्था की विशेषता के अंतर्गत बात करें तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सी विशेषता आती है। तो इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की विशेषता के अंतर्गत अगर हम अध्ययन करें तो पहला ये आता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो किस पर आधारित है, कृषि और कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था। क्लियर? कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था की विशेषता है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था की विशेषता में हम ये देखेंगे कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके बाद ये कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, विकास के स्तर पर अगर हम देखें, विकास के आधार पर देखें, विकास के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था कैसा है, अल्प विकसित है कि विकासशील है, कि विकसित है, विकासशील है। क्लियर? तो आपको ये बताना होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था विकास के स्तर पर तो विकासशील है। तो मुझे विकास के आधार पर देखना होगा, जिसको आगे हम 3 आधारों पर बांट के देखेंगे अभी। और मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था के 2 स्वरूपों के आधार पर मिश्रित अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे भारत की राष्ट्रीय आय। ठीक है? तो राष्ट्रीय आय, तो एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है और राष्ट्रीय आय का संचय कहाँ कहाँ से होता है, राष्ट्रीय आय का संचय कहाँ कहाँ से होता है, राष्ट्रीय आय का संचय। तो इसके लिए 3 सेक्टर बताए गए हैं। राष्ट्रीय आय के संचय के लिए 3 सेक्टर बताए गए हैं। वो कौन 3 सेक्टर हैं? राष्ट्रीय आय जो कलेक्ट किए जाते हैं उसके लिए 3 सेक्टर हैं। तृतीय, वेरी गुड। 3 सेक्टर कौन कौन से हैं? तो 3 सेक्टर हैं जिसमें हम प्राथमिक सेक्टर और द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर की हम बात करते हैं। तृतीयक सेक्टर की बात करते हैं। ठीक है? इन्हीं से भारत की आय एकत्र किया जाता है, या तो हम भारत के एक तरीके से क्या कर सकते हैं, संचित निधि भी कर सकते हैं। क्लियर? एक स्टेप को हम बहुत ध्यान से समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो राष्ट्रीय आय पे होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ये होगा भारत की योजनाएं, यानी कि भारत
की योजनाएं, भारतीय अर्थव्यवस्था की, जी हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था की योजनाएं, ये हमारा टॉपिक होगा, योजनाएं। और योजनाएं किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो योजना आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा। और एक्चुअली में योजना आयोग क्या होता है, जिसको आज हम लोग किसके नाम से जानते हैं? नीति आयोग। तो दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है ये भी हम देखेंगे। और योजना आयोग एक तरीके से भारत सरकार की है। किसकी है? भारत सरकार ही है। योजना आयोग एक तरीके से भारत सरकार की है। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वह ये होगा, भारत की आर्थिक नीति। भारत की आर्थिक नीति एक ही होगा। और दूसरा ये होगा, भारत की वित्तीय व्यवस्था। भारत की वित्तीय व्यवस्था। क्लियर? भारत की कौन सी व्यवस्था? वित्तीय व्यवस्था। अब एक चीज़ ये है कि अगर हम भारत की आर्थिक नीति के बारे में देखें तो भारत की आर्थिक नीति में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे? तो भारत की आर्थिक नीति में जो हमको अध्ययन करना है वो किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है, तो ऐसे ही देख लेते हैं। इसमें हम भारत की आर्थिक नीति के अंतर्गत ये अध्ययन करेंगे कि भारत की राजकोषीय नीति कैसी होनी चाहिए। भारत की राजकोषीय नीति कैसी होनी चाहिए, भारत की मौद्रिक नीति कैसी होनी चाहिए, भारत की मौद्रिक नीति कैसे होनी चाहिए, भारत में वस्तुओं का या मूल्य निर्धारण कैसा होना चाहिए, मूल्य का निर्धारण कैसा होना चाहिए। इसके बाद आर्थिक नीति में भारत की विदेशी नीति कैसी होनी चाहिए, विदेशी नीति कैसी होनी चाहिए, और इसकी औद्योगिकी नीति कैसी होनी चाहिए, औद्योगिकी नीति कैसी होनी चाहिए। और दूसरा ये कि भारत का विदेशी व्यापार कैसा होना चाहिए, विदेशी व्यापार कैसा होना चाहिए। तो राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मूल्य का निर्धारण, विदेशी नीति, औद्योगिकी नीति और विदेशी व्यापार, ये बेसिक किसके पार्ट होंगे? आर्थिक नीति के पार्ट होंगे। ठीक है, जिसको हम आर्थिक नीति के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सारे टॉपिक है, ये अपने आप में पूरी इकोनॉमी है, ये अपने आप में पूरी क्या है? इकोनॉमी है। अब इसके बाद देखिए, भारत की वित्तीय व्यवस्था के लिए मुख्य रूप से या वित्तीय बाजार, तो वित्तीय व्यवस्था के लिए यहाँ पे हम दो तरीके के बाजार का यूज करते हैं। एक आपने सुना होगा मुद्रा बाजार। कौन सा बाजार? मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार। और एक आपने सुना होगा पूंजी बाजार। कौन सा बाजार? पूंजी बाजार। और इस पूंजी बाजार के दो पार्ट हैं। इस पूंजी बाजार के दो पार्ट हैं। एक है गिल्ट बाजार, नाम सुने कि नहीं? गिल्ट बाजार। और एक है औद्योगिक बाजार। औद्योगिक बाजार। और इस औद्योगिक बाजार में भी दो बाजार हैं। एक है प्राथमिक बाजार, एक है प्राथमिक बाजार, और दूसरा कौन सा बाजार है? द्वितीयक बाजार। द्वितीयक बाजार। और इस द्वितीयक बाजार का संबंध किससे है? स्टॉक एक्सचेंज से है।
और किससे है? शेयर मार्केट से है। किससे है? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का संबंध इससे भी है, शेयर मार्केट का संदर्भ इससे भी है, ठीक है। और गिल्ट बाज़ार का मतलब ये होता है कि एक तरीके से जो आरबीआई बॉन्ड जारी करती है ये भी शेयर मार्केट से है, लेकिन ये अस्थायित्व है। तो आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है? आरबीआई बैंक का नाम तो सुना ही होगा। आरबीआई बैंक के द्वारा बॉन्ड जारी किया जाता है, यानी कि इस बॉन्ड में प्रतिभूतियों का क्या होता है? क्रय और विक्रय होता है। क्लियर? ये सारी चीज़ों को अभी हम डिटेल से देखेंगे। पहले आप डायग्राम बना लीजिए। मुद्रा बाजार में अगर देखेंगे तो मुद्रा बाजार में कई तरीके से हम चर्चा करते हैं। जैसे एक है संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र, मुद्रा बाजार में संगठित क्षेत्र कौन कौन आएगा? संगठित क्षेत्र, स्पेशल संगठित क्षेत्र, और दूसरा है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र, ठीक है। यानी कि मुद्रा बाजार में संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में भी क्या निभाते हैं? भूमिका निभाते हैं। क्या निभाते हैं? भूमिका निभाते हैं। जैसे अगर आप संगठित क्षेत्र के बारे में बात कर लेंगे तो कहने का मतलब संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो नियम और कानून के द्वारा बने होते हैं। जैसे आरबीआई बैंक हो गया, जैसे सार्वजनिक बैंक हो गया, या निजी बैंक हो गया, या विदेशी बैंक हो गया, ये कैसे हैं? संगठित क्षेत्र हैं। लेकिन असंगठित क्षेत्र जो होते हैं, जैसे साहूकार हो गए, महाजन होंगे, या परंपरागत स्रोत हो गए, जिनके माध्यम से मुद्राओं का क्या किया जाता है? लेन देन किया जाता है। जिसके माध्यम से मुद्राओं का क्या किया जाता है? लेन देन किया जाता है। जैसे मान लो पहले किसी की किसान की ज़रूरत होती थी पैसा, तो कोई हमारे पास कोई आरबीआई बैंक या कोई सार्वजनिक बैंक नहीं थे गांव में, तो हम लोग पैसा किससे लेते थे? साहूकार से लेते थे, महाजन से लेते थे, तब हम अपना काम चलाते थे। बात समझ में आ रही नहीं? कुटीर उद्योग चलाना हुआ, लघु उद्योग चलाना हुआ, या तो हमको सामाजिक कार्य के लिए या किसी सांस्कृतिक कार्य के लिए पैसे की ज़रूरत होती थी, तो हम किसके पास जाते थे? साहूकार के पास जाते थे, असंगठित क्षेत्र के पास जाते थे। नोट कर लो, फिर लेक्चर सुनना। क्लियर? अभी आप नोट करिए। तो ये हमारा एक तरीके से पूरा इकोनॉमी का क्या बन गया है? फिगर बन चुका है, स्ट्रक्चर बन चुका है। अब इस चीज़ को एक एक करके हम समझने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। इन सारी चीज़ों को एक एक करके हम समझने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। ये जो स्पेस बचा हुआ है, इसी स्पेस में हमारा पूरा क्या होगा? डिस्कशन होगा। ठीक है, इसी स्पेस में हमारा क्या होगा? डिस्कशन होगा। लेकिन एक एक पॉइंट को लेकर क्या होगा? इन सारे क्षेत्र पर डिस्कशन होगा। क्योंकि अगर हम सब पर फ्रेमिंग करना चाहेंगे तो ये समझ लीजिए, इसका लिंक जोड़ना चाहेंगे तो जगह क्या पड़ जाएगी? बहुत ही कम पड़ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए हम एक एक हेडिंग को लेकर यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। क्लियर? नोट कर लीजिए, थोड़ा सा फास्ट नोट करिए आप लोग। तो आज हमारी अर्थव्यवस्था का ये क्या होगा? अध्ययन का क्षेत्र है। जब तक कोई नोट कर रहे हैं तब तक अपना कोई प्रश्न रखना चाहे तो प्रश्न रखें। और आज मैं जिस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, इतनी अच्छी टॉपिक आप किसी भी तरीके से अभी तक पढ़े नहीं होंगे। अब इस तरीके से आप लोग नोट कर रहे होंगे तो अब ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिस तरीके से ऑफलाइन क्लासेस चलती है, सर मुझे उस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाइए। हाँ, तो लोगों को वेट करते करते क्या हो जाएगा?
ठीक, चलिए आते हैं, हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था, जी हाँ, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र से ही रिलेटेड हम समझते हैं। आपने, अच्छा देखिए, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं तो इसमें से कुछ सिविल के बच्चे भी बैठे हुए हैं और कुछ एसएससी और कुछ टेट के भी बच्चे बैठे हुए हैं। तो देखिए, जिन बच्चों को, सिविल वाले को तो बोरियस नहीं लगेगा, ये तो मेरा विश्वास है, लेकिन अगर किसी को बोरियस लगेगा तो वो मतलब चुपचाप से धीरे से क्या हो जाए, निकल जाएगा, शोर मचाते हुए नहीं निकलेगा। सिविल के बच्चों को कम से कम 5-6 घंटे बैठने की आदत है, इतना मान लीजिए। हाँ, तो अच्छी आदत है ये। तो मतलब ये एक सब्जेक्ट को लेकर, अब तो कई सब्जेक्ट है, बीच बीच में वो हर सब्जेक्ट में मनोरंजन हो जाता है, लेकिन ये एक ही सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। चलिए आइए देखिए, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, बस सुनने का प्रयास करिए। देखिए, अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है, तो अर्थशास्त्र के संदर्भ में कई विद्वानों ने अपना मत दिया है। और कई विद्वानों में कौन कौन से, जैसे अगर हम नाम ले लें, एडम स्मिथ, किसका नाम, एडम स्मिथ का नाम ले लें, इसके बाद अल्फ्रेड मार्शल का नाम ले लें, इसके बाद रॉबिन्सन का नाम ले लें, रॉबिन्सन का नाम ले लें, बस सुनते जाइए आप लोग रॉबिन्सन के नाम। और एक है प्रोफेसर मेहता, प्रोफेसर मेहता, इनका नाम ले लें, रॉबिन्सन और प्रोफेसर मेहता। और एक है सैमुअल करके हैं। ये 5 लोगों ने अर्थशास्त्र के संदर्भ में अपनी अपनी क्या दी है, परिभाषा दी है। जैसे देखिए, एडम स्मिथ ने क्या कहा, एडम स्मिथ ने ये कहा कि अर्थशास्त्र जो है ये धन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसका, धन का अध्ययन करने वाला क्या है, विज्ञान है। ठीक है, धन का अध्ययन करने वाला क्या है, विज्ञान है। मार्शल ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र लोक कल्याण, किसका, लोक कल्याण कार्यों का करने वाला, ये क्या है, अर्थशास्त्र। मतलब अर्थशास्त्र का मतलब, अर्थशास्त्र वह है जिसके माध्यम से लोक कल्याणकारी कार्य किया जा सके। क्लियर, जिसके संदर्भ में उन्होंने ढेर सारी चीज़ें बताई हैं। रॉबिन्सन ने कहा कि आवश्यकता को सीमित करिए। इन्होंने क्या कहा, अगर लोक कल्याणकारी कार्य करना है तो आवश्यकता को क्या करिए, सीमित करिए। यानी कि कम आवश्यकता, सीमित संसाधनों में कम आवश्यकता की पूर्ति करते हुए लोक कल्याणकारी कार्य करना। ये किसने कहा, रॉबिन्सन ने कहा। प्रोफेसर मेहता जो है, प्रोफेसर मेहता और इनका सैमुअल का, इन दोनों का था कि अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके संदर्भ में किया जाता है, आर्थिक विकास के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, आर्थिक विकास के संदर्भ में होना चाहिए। किसके संदर्भ में होना चाहिए, आर्थिक विकास के संदर्भ में होना चाहिए। सैमुअल ने क्या कहा कि इसका अर्थशास्त्र का अध्ययन किसके संदर्भ में होना चाहिए, आर्थिक विकास के संदर्भ में होना चाहिए। क्लियर, अभी आप समझोगे, ये परिभाषा इतने आसानी से समझ में नहीं आएगी। जब आप इकोनॉमिक पूरा धीरे धीरे पढ़ लेंगे तब ये परिभाषा आपको आसानी से समझ में आएगी। देखिए, कहने का मतलब ये है, अगर हम सिर्फ धन के बारे में ही अध्ययन करेंगे, बाकी अगर लोगों का विकास नहीं हो पाएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी इकट्ठा करते जाएं, हमारी देश की आर्थिक समृद्धि होती जाए, लेकिन उस देश की आर्थिक समृद्धि का क्या फ़ायदा जहाँ पर लोग को पोषण का क्या हो, शिकार हो। तो ऐसे स्थिति में प्रति व्यक्ति आय अधिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और फिर प्रति व्यक्ति आय अधिक होने से भी क्या होता है, जब तक उनके जीवन में संतुलन की स्थिति न हो, जो उनके जीवन में किसी तरीके का मानसिक तनाव न हो, इन सब के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और इस अर्थशास्त्र में जितने बातों का अध्ययन किया जाएगा, इसके लिए आर्थिक क्रियाएं जिम्मेदार होती हैं। कौन सी क्रियाएं जिम्मेदार होती हैं, आर्थिक क्रियाएं जिम्मेदार होती। अब यहाँ से बनाते हैं, आर्थिक क्रियाएं, अर्थशास्त्र के लिए जिम्मेदार कौन होता है, आर्थिक क्रियाएं।
देखिए आर्थिक क्रियाएं क्या है? आर्थिक क्रियाएं का मतलब ये है कि वस्तु का उत्पादन कैसे होना चाहिए और इस उत्पादन के साथ साथ इसका वितरण कैसा होना चाहिए और वितरण के साथ साथ इसका खपत किस तरीके से होना चाहिए। ये बेसिक 3 प्रकार के अर्थशास्त्र को संचालित करने वाली आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? आर्थिक क्रियाएं। और जब ये तीनों आर्थिक क्रियाओं में संतुलन होगा तब हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में दी गई परिभाषा अपने आप को क्या होगी? पूर्णता को प्राप्त करेगी। पूर्णता को क्या करेगी? प्राप्त करेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जब इनका उत्पादन, वितरण और खपत अध्ययन किया जाता है आर्थिक क्रियाओं के रूप में तो हम इसे क्या कहेंगे? अर्थशास्त्र कहेंगे। लेकिन जो इनका तरीका होता है वो किसके आधार पर होगा? सिद्धांत के माध्यम से। किसके माध्यम से? सिद्धांत के माध्यम से। सिद्धांत मतलब ये होता है, जरा आप समझते हैं कि सिद्धांत का मतलब क्या होता है? सिद्धांत का मतलब ये होता है जब कोई व्यक्ति अपनी कोई व्यक्ति अपनी एक विचारधारा रखता हो और उस विचारधारा की पुष्टि करने के लिए जितने भी उपकरण का उपयोग करता हो उन सभी उपकरणों में आपस में क्या हो? समानता हो, जो उस विचारधारा को क्या करती हो? सिद्ध करती हो। तो अपने आप में क्या होगा? सिद्धांत होगा। यानी कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया सिद्धांत अपने द्वारा दिए गए सिद्धांत की खुद आलोचना नहीं करेगा। और जब कोई आलोचना करेगा तो दूसरा अर्थशास्त्री करेगा, क्योंकि वो दूसरी विचारधारा लाएगा और दूसरी विचारधारा प्रस्तुत करने के लिए वो अपने उपकरण लेकर आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब आप कहेंगे क्या वो सिद्धांत खराब हो गया? नहीं, क्योंकि पहले द्वारा प्रस्तुत की गई सिद्धांत जो होता है वो दूसरे के लिए क्या तैयार करता है? प्लेटफॉर्म तैयार करता है जिसके आधार पर वो आगे बढ़ता है, कुछ चीज़ें सीख कर और कुछ चीज़ें खारिज करके। समझ में आया कि नहीं? ये सिद्धांत कहलाता है। और व्यवहारिक रूप में जो ये आर्थिक क्रियाएं व्यवहारिक रूप में जहाँ संपादन होती हैं, जहाँ पर संपादन की जाए उस क्षेत्र का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था। यानी कि जब हम अर्थव्यवस्था के संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए व्यवहारिक रूप से अध्ययन करेंगे तो वह अर्थव्यवस्था कहलाएगा। और जब हम अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक रूप से उपयोग करेंगे तो क्या कहलाएगा? अर्थशास्त्र कहलाएगा। बात समझ में आ रही है ना? कुछ क्लियर? नोट नहीं करना, लेक्चर सुनना है। बाकी अगर ठीक ठाक रहा तो आप लोग इसमें सब जाकर सुन लीजिएगा। क्लियर? ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी बेसिक कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है और वैसे अर्थशास्त्र में क्या क्या अध्ययन किया जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि अर्थशास्त्र के संदर्भ में कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है? अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? कार्ल मार्क्स ने कहा पूंजी का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक किसकी थी? कौटिल्य की थी। लेकिन कौटिल्य ने उस राज्य के या राष्ट्र के राजकोष के मजबूत बनाने के लिए उस अर्थशास्त्र का संबंध किससे दर्शाया था? राजनीति से दर्शाया था। किससे दर्शाया था? राजनीति से दर्शाया था। बात समझ में आ रही कि नहीं? कहने का मतलब कौटिल्य ये कहता था कि अगर किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो उस देश में अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं बनाया जा सकता है। और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो वो देश क्या करेगा? निरंतर सतत रूप से क्या करेगा? विकास करेगा। लेकिन अर्थ को मजबूत बनाने के लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थशास्त्र की पुस्तक में कौटिल्य ने अर्थ को साध रखा था और राजनीति को क्या रखा था? साधन। तो साधन के माध्यम से साध प्राप्त करने के उद्देश्य से उस पुस्तक का नाम क्या रखा? अर्थशास्त्र रखा। समझ में आया? बात समझ में आ रही कि नहीं? और प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक भारत तक अगर आप अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो इसका स्वरूप क्या है? अलग अलग तरीके से होता था। पहले अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का विनिमय होता था। वस्तुओं का क्या होता था? विनिमय हुआ करता था। एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु,
फिर उसके बाद धीरे धीरे मुद्रा आना चालू हुआ, और मुद्रा से देखने के बाद धीरे धीरे ये सामूहिक व्यापार होने लगा। फिर इसके बाद धीरे धीरे आज हम वस्तुओं का लेन देन किसके माध्यम से कर रहे हैं? डिजिटल के माध्यम से कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब के माध्यम से हम कर रहे हैं। यानी कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा बाजार क्या हो रहा है? क्रैशलेस हो रहा है, करेंसी लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो समय के हिसाब से अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या होता जाएगा? बदलता जाएगा। जब अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलता जाएगा तो समयानुसार दी गई परिभाषाओं में भी क्या होता रहेगा? परिवर्तन होता रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये कुछ चीज़ें हो गई इनके पृष्ठभूमि के लेकर। अब आगे बढ़ें, ठीक है। अभी आपके काम की चीज़ें नहीं आ रही, ये तो अभी धीरे धीरे आपके लिए एक इन्वायरमेंट तैयार किया जा रहा है कि आप ढलो, ठीक है, और हिम्मत हारना नहीं है, ठीक है। सिविल वाले नहीं हारेंगे, मुझे पता है, बाकी लोग का भरोसा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब आइए देखते हैं भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था पहली हेडिंग पे आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता में हम पहली विशेषता देखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि एवं ग्रामीण पर आधारित है। तो इसका क्या मतलब है? भारत की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो आप मुझे ज़रा बताओ कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि एवं ग्रामीण की विशेषताएं क्यों देखी जाती है? हाँ, अब यहाँ पे देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़, अगर 100% अगर हम जनसंख्या की बात कर लें तो आपको ये पता होगा कि लगभग 68% जनसंख्या किसकी है? ग्रामीण की है। किसकी है? ग्रामीण की जनसंख्या है। और ये जो ग्रामीण की जनसंख्या है लगभग इनका 50% आय किससे प्राप्त होता है? कृषि से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कृषि से। आज भी हमारे भारत की जितना पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का 50% से अधिक जनसंख्या किस पर निर्भर है? अपने जीविकापार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। और जबकि कृषि से प्राप्त होने वाली जो राष्ट्रीय आय है, जो हमारे भारत के संचित निधि में है, जो राष्ट्रीय आय है, वो लगभग, जो मेरे पास जो पुराना डाटा है, वो लगभग कितना है? 14% है। कितना है? 14% है। देखिए, हमारा यहाँ मोटो करंट पे नहीं है, हमारा मोटो यहाँ बेसिकली किस पर है? कॉन्सेप्ट पर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप जरा समझिए कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी तब कहाँ पे होगी? किस सेक्टर में होगी? प्राथमिक सेक्टर में। किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी होगी? प्राथमिक सेक्टर में। क्यों? क्योंकि प्राथमिक सेक्टर में हम कृषि वानिकी को रखते हैं और इससे जो प्राप्त होने वाली आय कितनी है? 14% है। तो इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी तो इसमें होगी। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे कम आय प्राप्त हो रही है, किंतु जनसंख्या क्या है इसमें? ज़्यादा रहे। इसलिए इसमें जो बेरोजगारी पाई जाती है वो कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। बात समझ में आ रही नहीं? अगर किसी खेत में काम करने जाएंगे, अगर घर के 4 सदस्य होंगे तो 2 सदस्य वैसे ही चले जाएंगे। चलिए हम आपके साथ चल रहे हैं, साथ चलने में कोई इनकम नहीं मिलने वाला है, कोई इनकम मिलने वाला नहीं है। एक लोग अगर खेत निड़ा रहे हैं या गुड़ा रहे हैं या मिड़ाई कर रहे हैं तो 4 लोग वहाँ बैठ के बस देख रहे हैं, गपशप लड़ा रहे हैं, तो उनको कोई आय मिल रहा है? तो इसका मतलब वो बेरोजगारी छुपी हुई है ना। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ कृषि पर आधारित एक चीज़ और है, क्योंकि हमारे भारत में कृषि पर क्यों इतना ज़्यादा महत्व दिया गया, इसके पीछे कारण क्या है? भारत का भौगोलिक स्ट्रक्चर। क्योंकि भारत का भौगोलिक स्ट्रक्चर किस पर है? मानसूनी पर है। किस पर है? मानसूनी पर है। और मानसूनी होने के आधार पर भारत में कृषि अच्छी होती है। क्या होती है? कृषि अच्छी होती है। अगर दुनिया के किसी देशों में इतने अधिक पॉपुलेशन अगर ठूस दिया जाए तो वहाँ लोग भूख से क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ उस तरीके का मानसून नहीं है जिससे कि वो अनाज उपजा कर क्या कर सकें? खा सकें। लेकिन भारत में इतना लोग क्या है? कृषि पर टिके हुए हैं। लेकिन दुनिया का ऐसा भौगोलिक स्ट्रक्चर नहीं है। कहीं बहुत ज़्यादा मरुस्थल है, कहीं बहुत ज़्यादा जंगल ही जंगल है।
अगर इतनी जनसंख्या जाएगी, अनाज नहीं होगा तो खाने बिना मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे? तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग किस पर निर्भर है? कृषि पर। इसलिए हम अपनी अर्थव्यवस्था को एक कृषि प्रधान देश के रूप में जानते हैं, और इसके पीछे कारण है हमारे देश का भौगोलिक स्ट्रक्चर और उसके अनुकूल मानसून का आना। क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सुनने का प्रयास करिए। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछे तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब कैसे प्रश्न पूछा जाता है वो बताने का अभी समय नहीं है, बस आप चीज़ों को नोटिस करते जाइए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि हमारे देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है और कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। क्लियर? ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था है। अगर हम विश्व में पूछें किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से है, या साम्यवादी पूरी तरीके से है, या किस देश में पूंजीवादी पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था है, तो जितने भी यूएसए और प्लस जो भी ज़्यादातर जितने भी विकसित देश है, ज़्यादातर जितने भी विकसित देश है, ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादातर जितने विकसित देश हैं उन देशों में कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। बात समझ में आई? जैसे अगर हम अमेरिका की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें, जापान के, अगर हम ब्रिटेन की बात कर लें, अगर हम फ्रांस की बात कर लें, नॉर्वे की बात कर लें, स्वीडन की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, जितने भी यूरोपीय महाद्वीप के देश हैं, वहाँ कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन अगर हम साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये ज़्यादातर कहाँ है? रूस में। कहाँ है? रूस में कैसी अर्थव्यवस्था है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था से थोड़ा एक कदम और आगे है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी समझोगे आप कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है। आगे बढ़ें, ठीक। अब देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि जहाँ पर प्राथमिक उद्देश्य क्या हो? प्राथमिक उद्देश्य जो है वो लोक कल्याणकारी हो। प्राथमिक उद्देश्य क्या हो? लोक कल्याणकारी कार्य हो। लोक कल्याणकारी कार्य हो, इसका मतलब समझ रहे हैं? लोक कल्याणकारी का मतलब कि जहाँ पर अमीरी और गरीबी की खाई बहुत ज़्यादा ना हो। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि जहाँ अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को बढ़ते हुए से क्या किया जाए? रोका जाए। तो इसका मतलब उस देश में कैसी अर्थव्यवस्था होगी? समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी। कैसी अर्थव्यवस्था होगी? समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी। जैसे अगर हम रूस की बात कर लें तो रूस की साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या कहता है? वह ये कहता है कि व्यक्ति को उसके योग्यता और आवश्यकता के ही अनुसार उसको संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो उसकी योग्यता हो और जितनी उसकी आवश्यकता हो उतने अनुपात में उसको संसाधन क्या करवाना चाहिए? उपलब्ध कराना चाहिए। ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे मान लेते हैं अगर कोई वहाँ पर डीएम टाइप का अधिकारी या कोई लीडर हो तो उसका जितना वेतन है उतना ही वेतन ले और उसके अकॉर्डिंग जो उसको सम्मान और प्रतिष्ठा मिले उतना ही वो क्या करे? उपभोग करे। बात समझ में आ रही नहीं? अब ये नहीं है कि आने वाली 7 पीढ़ियों के बारे में आप सोचिए। 7 पीढ़ियों के लिए आपको जमा नहीं करना है, वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। अगर आप 7 पीढ़ियों के बारे में सोचेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप 7 पीढ़ियों का गला काटेंगे कि नहीं काटेंगे? आप 7 पीढ़ियों का गला काटकर ही क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। बात समझ आ रही नहीं? लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादातर इसका मिसयूज हो रहा है। अगर योग्यता को बढ़ावा मिलेगा तो व्यक्ति अपने माइंड का उपयोग करते हुए बहुत आगे जा सकता है, लेकिन गला किसी का भी नहीं काटेगा। लेकिन कुछ लोग अपने पावर और सत्ता का क्या करते हैं? दुरुपयोग करते हैं, जो कि भ्रष्टाचार को क्या देते हैं? जन्म देते हैं। रिश्वतखोरी, काला बाजारी, ब्लैक मनी, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें क्या हैं?
पूंजीवादी की तरफ बढ़ने की तरफ क्या करते हैं, संकेत करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर किसी व्यक्ति को उसके जॉब के अनुसार उतना वेतन मिले तो हर व्यक्ति को लगभग साम्यवादी अर्थव्यवस्था में रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन वो व्यक्ति क्या करे, भ्रष्टाचार न करे, तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन इसका एक दोष ये भी है, इसका एक दोष ये है समाजवादी अर्थव्यवस्था का कि व्यक्ति अपने योग्यता और स्किल का प्रयोग करना क्या कर देगा, कम कर देगा। क्योंकि आप अपनी योग्यता का, स्किल का प्रयोग तब करेंगे जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले। तब योग्यता में क्या करोगे, ग्रोथ करोगे कि हम ये चीज़ भी स्थापित कर ले, वो भी चीज़ स्थापित कर ले, और डे बाय डे पैसा आप क्या करो, आगे बढ़ाते जाओ। तो ये योग्यता भी अधिक क्या दिक कर देती है, समाज में बेरोजगारी को पैदा कर देती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर किसी चीज़ का एक सकारात्मक पहलू है तो दूसरी तरफ उसका क्या है, नकारात्मक है। बात समझ में आ रही नहीं? अगर हम अपने भारत देश की बात करें, हमारे भारत देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था को ज़्यादा महत्व दिया गया है। लेकिन अगर आज जिस तरीके से भारत देश में बेरोजगारी और अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दोष पाया गया, जो एलपीजी मॉडल के परिणाम स्वरूप आया हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर हमारे देश में एलपीजी मॉडल के बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रोथ किया और अमीरी और गरीबी की खाई अगर आप देखेंगे तो इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ये दोष दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर समाजवाद होता तो अधिकतम लोगों का कल्याण होता, लेकिन आज हर कोई व्यक्ति परेशान नज़र होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दोष हुआ। लेकिन वहीं दूसरी जगह देखेंगे कि भारत देश में ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को कम करके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लेकर आना पड़ा। कारण ये था कि सरकारी जो कंपनियां थी या सरकार जो विभाग थे, तो यहाँ के लोग जो काम करते थे उनको ये लगता था कि हमारा पर महीने में क्या आएगा, वेतन आएगा। और जब आप इस आशय से काम करते हैं कि हमारा हर महीने वेतन आने वाला है, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो आप क्या हो जाओगे, आलसी हो जाओगे, नहीं हो जाओगे, आलसी हो जाओगे, कामचोर हो जाओगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो वस्तुओं में उत्पादन करने की क्षमता होगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलिए। आखिर में टेट और सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम करवाने की क्या ज़रूरत हुई। पहले मेरिट पे एग्ज़ाम होते थे, और जब मेरिट पे एग्ज़ाम होते थे लोग वैसे चले जाते थे, तो प्राइमरी शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता का विकास नहीं हो पाता था। तो मजबूरन ये चीज़ें सरकार को लेकर आनी पड़ी कि नहीं आनी पड़ी। और दूसरी चीज़, आज सरकार चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो आपके ऊपर अधिक से अधिक निगरानी होगी, और अधिक से अधिक निगरानी होगी, आप कैमरे की नज़र में होगे तो आप आलसी और कामचोर नहीं बनोगे। क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा, आप सस्पेंड कर दिए जाएंगे। इस डर से आप वस्तुओं का उत्पादन करेंगे कि नहीं करेंगे, आप अपनी सेवा का मैक्सिमम उपयोग करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए भारत सरकार ने समाजी अर्थव्यवस्था पर कम ध्यान देकर बाद में 1991 में एलपीजी मॉडल लेकर आया, और एलपीजी मॉडल के माध्यम से देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या मिला, बढ़ावा मिला। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जिस कदर से बढ़ावा मिला, उस कदर से या उतने अनुपात में हम समाजवादी व्यवस्था को ध्यान में नहीं रखें। अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखे होते तो फिर मोदी जी को कोरोना वायरस के बाद ये कहने की ज़रूरत नहीं होता कि मुझे भारत को कैसा भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। बात समझ में आ रही नहीं? क्लियर? आइए अब देखते हैं इसका प्रथम उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी कार्य है, और दूसरा उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य लाभ है। और इसी का विपरीत क्या हो जाएगा, इसी का विपरीत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगा। इसी का विपरीत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगा। समझ में आया? इतना सारा एग्जाम्पल दिया, समझ में आया?
तो ये दोनों मिलाकर भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई गई? मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई गई। ये दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था मिलाकर भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर? नोट कर लीजिए। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ें, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका मैं और एक्सप्लेनेशन करता हूँ, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब देखिए, जहाँ तक समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, उस प्रकार की अर्थव्यवस्था में किस तरह की अर्थव्यवस्था दिखाई देती है? बंद अर्थव्यवस्था दिखाई देती है। और जहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, वहाँ कैसी अर्थव्यवस्था दिखाई देती है? खुली अर्थव्यवस्था दिखाई देती है। बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था किसकी विशेषता होगी? समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता होगी। और खुली अर्थव्यवस्था किसकी विशेषता होगी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की होगी। क्लियर? आप बताइए कि बंद अर्थव्यवस्था से क्या मतलब है, खुली अर्थव्यवस्था से क्या मतलब है? वेरी गुड। जिसमें आयात और निर्यात की मात्रा पर बहुत विशेष, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान न दिया जाए। कहने का मतलब एक तरीके से ये है कि जहाँ पे बंद अर्थव्यवस्था होती है, वहाँ पे संरक्षणवादी नीति पाया जाता है। क्या पाया जाता है? संरक्षणवादी नीति। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि जो व्यापार का, यानी कि जो देशों का ट्रेड वार, क्या ट्रेड वार, ट्रेड वार शब्द सुनेंगे नहीं आप? ट्रेड वार का मतलब कि खुली अर्थव्यवस्था में ट्रेड वार कहाँ पाया जाता है? खुली अर्थव्यवस्था में। अगर हम देखें ट्रेड वार जहाँ होगा तो वहाँ पे किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होगी? खुली अर्थव्यवस्था होगी। ट्रेड वार जहाँ पे होगा वहाँ कैसी अर्थव्यवस्था होगी? खुली अर्थव्यवस्था होगी। जैसे समझिए, ट्रेड वार का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि एक तरफ चीन है, एक तरफ कौन सा है? चीन है, और दूसरी तरफ कौन सा देश है? भारत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों ने आपस में समझौता ये कर लिया कि जितना वस्तु हम उत्पादित करेंगे हम आपके यहाँ बेचेंगे। वो कहेगा कि जितना वस्तु हम उत्पादित करेंगे हम आपके यहाँ बेचेंगे। इसके लिए कोई सीमा शुल्क या टैक्स या टैरिफ या कोटा नाम की कोई चीज़ नहीं होगा। आप हमारे वस्तु को कोटा नहीं लगाइएगा, आप हम जो वस्तु बेचेंगे तो आप उस पर टैरिफ मत लगाइएगा। बात समझ आ रही नहीं? यानी कि शुल्क मत लगाइएगा। जितना हम वस्तु दें टैक्स फ्री जाए, और जितनी मात्रा में वस्तु भेजना चाहें आपके देश में उतनी मात्रा में हम वस्तु भेजें। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर योग्यता अधिक होगी वह वस्तुओं की उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? अब क्या होगा? खुली अर्थव्यवस्था में जब ये शर्त हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा सारे देश तकनीकी पे बल देंगे। तकनीकी पे इसलिए बल देंगे जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा उस वस्तुओं के उत्पादन में लागत कम आएगी, और जब लागत कम आएगी तो तकनीकी के माध्यम से आएगी, और जब वस्तुओं में लागत कम आएगी तो हम दूसरे देशों में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? और जब हम बेचेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम उस देश में अपनी वस्तु बेचेंगे तो उस वस्तु की देश की मुद्रा हम अपने देश में लेकर आएंगे कि नहीं लेकर आएंगे? अगर हम अपनी वस्तु दूसरे देश में बेचेंगे तो उस देश की विदेशी मुद्रा हमारे देश में आएगी कि नहीं आएगी? और हम ग्रोथ करते जाएंगे और अगला देश क्या हो जाएगा? गरीब होता चला जाएगा। इसको हम किस में पढ़ेंगे? भुगतान संतुलन में। किस में पढ़ेंगे? भुगतान संतुलन में। भुगतान संतुलन का मतलब ये होता है जब कोई एक देश कई देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित करने पर आयात निर्यात का जो प्रॉफिट और लॉस निकलता है उसे हम क्या कहेंगे? भुगतान संतुलन कहेंगे। जैसे नाम सुने होंगे व्यापारिक घाटा, कितना मुझे व्यापार में फ़ायदा हुआ है और कितना मुझे घाटा हुआ है। वो कैसे पता चलेगा कि भारत देश जापान अमेरिका चीन से एक साल में कितना व्यापार किया और इस व्यापार में कितना उसने अपने देश से मुद्रा दिया और दूसरे देश से कितना मुद्रा लिया? इस तरीके का आकलन करके हम व्यापार घाटा निकालेंगे कि इस व्यापार में मुझे कितना लाभ हुआ और कितना हानि हुआ। बात समझ में आ रही कि नहीं? और जब इस तरह की गतिविधियां तेजी से होने लगेंगी तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? खुली अर्थव्यवस्था कहेंगे।
क्या कहेंगे? खुली अर्थव्यवस्था कहेंगे। अब जब कोई देश ये कह दिया कि नहीं, ना हम आपको वस्तु बेचेंगे और ना आपके वस्तु यहाँ पे आने देंगे, तो इसका मतलब हम संरक्षण कर रहे हैं ना, इसका मतलब हम संरक्षण कर रहे हैं कि भैया आप अपने में रहने दो, मुझे अपने में रहने दो, हम अपने में ही खुश हैं। एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, मैंने उसको छूट दे दिया था और उसकी सज़ा हमने 2 साल तक भोगा था। बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी अभी हम दर्द से उभरे हैं, फिर वो गलती दोबारा नहीं करेंगे, और करेंगे तो बहुत सोच समझ के करेंगे, और सोच समझ के किया तो 90 साल बाद किया, एलपीजी मॉडल लेकर आया। समझ में आ रहा है ना कुछ? हाँ, रिवाइज करके देखिएगा, ठीक। तो आप इतना जान लीजिए। इसी तरीके से 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं समाजशास्त्र में। अगर देखा जाए तो समाजशास्त्र में 2 तरीके के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति होता है अंतर्मुखी और दूसरा व्यक्ति होता है वायुमुखी होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? एक व्यक्ति ये होता है, वो सोचता है कि हम किसी से ग्रुप डिस्कशन नहीं करेंगे, हम किसी से ग्रुप डिस्कशन नहीं करेंगे, हम अकेले ही पढ़ाई करेंगे, हम अकेले ही पढ़ाई करेंगे। 10 घंटा करें, 15 घंटा पढ़ें, लेकिन हम अकेले ही पढ़ें। जितना समझा उतना सही, जितना न समझा उतना भी सही, जो आया वो पढ़ा। और वहीं पर वो एक वायुमुखी व्यक्ति होता है, वो उनसे भी डिस्कशन करता है, उनसे भी डिस्कशन करता है, होशियार रहता है। अगर थोड़ा सा दिमागदार होगा तो उनसे डिस्कशन करेगा, उनसे चीज़ें सीख लेगा। अगला वाला और होशियार होगा तो उनसे, जो जिनका दिमाग तेज होगा वो अगले वाले से सीखने का प्रयास करेगा। तो जो परिश्रम किए हैं, उन्होंने वो सेवा दिया है ना, तो वो सेवा उनको ट्रांसफ़र कर लिए, तो वो स्टोर कर लिए, वायुमुखी हुआ। और अकेला व्यक्ति बैठ के पढ़ेगा तो अपने में ही रह जाएगा ना। हो सकता है कि बहुत अच्छा निकल जाए और हो सकता है बहुत ख़राब भी निकल जाए। और वायुमुखी में भी वही कंडीशन बनता है कि अच्छा वाला भी हो सकता है ख़राब हो जाए, और ख़राब होने वाला भी हो सकता है अच्छा हो जाए। और ये डिपेंड करता है कि भाई उसके खोपड़ी में क्या घूम रहा है, क्योंकि ये अमूर्त है ना, इसको देखा नहीं जा सकता है। अब भारत देश अगर किसी से खुली अर्थव्यवस्था का समझौता किया होगा तो उसने तकनीकी बनाने के बारे में सोचा होगा ना। अब उस तकनीकी कोई देखा थोड़ी नहीं होगा। जब हम शर्तें रख लेंगे उस हिसाब से, तब हम उपयोग करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसे कहा जाता है व्यापारिक नीति। क्लियर? अब चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अगर देखेंगे खुली अर्थव्यवस्था किस देश में खुली अर्थव्यवस्था अधिक पाई जाएगी, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, जहाँ पे एलपीजी मॉडल अधिक होगा। एलपीजी मॉडल मतलब समझ रहे हो? एलपीजी मॉडल मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हैं? एल मतलब लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, समझ लो, उदारीकरण। और पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। और ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण। बार बार एलपीजी मॉडल बोल रहे हैं, आप लोग पूछ भी नहीं रहे हो कि सर एलपीजी मॉडल होता क्या है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। बात समझ में आई कि नहीं? अब इस चीज़ को समझते हैं, भारत ने इसको क्यों लाया। अब मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने भारत में समाजी अर्थव्यवस्था पहले पढ़ा था, ठीक है। तो समाजीवादी अर्थव्यवस्था में, जैसे अगर भारत में देखा जाए तो पूछते हैं सर मिश्रित अर्थव्यवस्था में कितना % समाजवादी अर्थव्यवस्था का रोल है, तो 51%। कितना रोल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का रोल है, तो 49% रोल है, ठीक है। ये इनकी भागीदारी है। ये शुरू से, जब से देश आज़ाद हुआ था तब से ऐसा था। लेकिन हुआ क्या कि एलपीजी मॉडल आ गया, आज भी वो चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो आज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ है वो आगे हो गया। कैसे हो गया मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हुआ। जैसे देखो, हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। समझिए, ये जो अर्थव्यवस्था है ना, ये आदर्श है। क्या है? आदर्श। जब आदर्श रखा गया था तो उस हिसाब से जनता की आकांक्षा तो कुछ समय पूरा होता था। मतलब जो जितना बोलता था उतना करता था। कथनी और करने में कोई
अंतर नहीं होता। जब कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता तो परसेंटेज का सही माने होता है। लेकिन समय के अनुसार ये आदर्श की बातें रह गई हैं, आदर्श की बातें रह गई। इसका मतलब कथनी रह गया है लेकिन करनी नहीं रह गई है। समझ में आ रहा है? जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आपको हम समझाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, इसमें प्रस्तावना को जनता के आदर्श और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आदर्श क्या है? आदर्श का मतलब कि प्रस्तावना में लिखी गई अच्छी अच्छी वो बातें जिससे देश को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाया जा सके। संविधान सभाओं ने ऐसा सोचा था, इसलिए ऐसे आदर्श रखे गए और शुरुआत में ये लक्षण पाए भी गए। बहुत सारे नेता बहुत ईमानदार हुआ करते थे, ईमानदारी हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा करप्शन नहीं हुआ करता था, समाजवादी कार्य किए जाते थे। लेकिन आगे जैसे जैसे हम बढ़ते चले गए वैसे घोटाले पे घोटाले। 1970 के बाद देखेंगे, 1970 और 80 के बाद घोटाले पे घोटाले। और आगे क्या न्यूज़पेपर निकलता था कि भ्रष्टाचार भारत के लिए एक कैंसर के रूप में कार्य कर रही है। ये घोटालों का देश है। भ्रष्टाचार भारत के लिए कैसा कार्य कर रही है? एक कैंसर का रूप में काम कर रही है। क्यों? कारण ये कि आदर्श रह गए लेकिन आकांक्षा नहीं रह गई। करनी रह गए, कथनी रह गए, करनी क्या हो गई? समाप्त हो गई। समझ में आ रहा है? अरे हम ऐसे डायलॉग नहीं बोल रहे हैं, ये सारी किताबें की भाषा ही तो बोल रहे हैं। अब भाई गांव के किसी आदमी से लेकर आओ, यहाँ बुला दो, बस वो यही कहेगा खाया गया नहाया और घरे के हाल चाल बतावा का हो। इतने तक बोल सकी हैं। इस तरीके से नहीं बोल पाएंगे। इस तरीके से बोलने के लिए थोड़ा से आपको स्टडी करना पड़ेगा। या तो फिर डिजिटल बोर्ड इस तरीके से लगा रहे हैं, लिखा रहे हैं और देख देख कर हम बोलते रहें, फिर समझाते रहें। यहाँ तो ना डिजिटल बोर्ड है, मार्कर और ब्रेन और आप लोग को तीनों एक साथ चल रहा है, तीनों एक साथ चल रहा है। इतना आसान नहीं है, कभी आजमा के देखना। आते हैं, ये इतनी बातें समझ में आई। देखो सिविल का मतलब पढ़ाई क्या है? जीएस पूरा इन्वायरमेंट है। इकोनॉमिक्स से संविधान से जोड़ दो, संविधान से जियोग्राफी से जोड़ दो। देखो भाई 3 शब्द आ गया ना, मानसून की चर्चा किया, इकोनॉमिक में जियोग्राफी की चर्चा हो गया। इधर में समाजवादी अर्थव्यवस्था को लेकर आया तो भारतीय की संविधान की प्रस्तावना से जोड़ दिया, और फिर इसके बाद बंद अर्थव्यवस्था लिया तो समाजशास्त्र लेकर आ गया। ऐसे थोड़े ही नहीं बोल रहा हूँ, वो सारे विषयों का अध्ययन किया तभी तो बोल रहा हूँ, कनेक्ट करके। आगे अब देखिए, और इतिहास भी बोला। इतिहास नहीं बोला, कौटिल्य के बारे में उठाया, वो भी बोला। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब ये हुआ देश की मिश्रित अर्थव्यवस्था। अच्छा, किसी को पानी वानी पीना है ना तो आराम से निकल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये तो हुआ। अच्छा, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, आप लोग ने देखो टोक दिया करो जो पॉइंट छूटे। एलपीजी मॉडल, आप तो भावनाओं में खो गए। हाँ सर तो बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन जो मैटर समझाना था वो सर छोड़ ही रहे। एलपीजी मॉडल आपकी काम की चीज़ थी, लेकिन याद मुझे है। हम भावनाओं में बहने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे को सीक्वेंस में चलना है। एलपीजी मॉडल, फिर इसके बाद इस पर आते हैं। देखिए एलपीजी मॉडल, जैसे मैंने कहा उदारीकरण, उदारीकरण। तो देखिए, किसी के परिवार के जो मुखिया होते हैं ना, वो अपने सदस्यों के प्रति क्या होते हैं? बहुत उदार होते हैं। और कुछ परिवार के जो मुखिया होते हैं वो बहुत टाइट होते हैं। और ज़्यादा परिवार के सदस्यों पे अगर अंकुश लगा दोगे तो उसके अंदर भय बना रहेगा, यार ये काम करने जा रहे हैं, अगर नहीं सक्सेस हो पाएगा तो बाऊ डांटेंगे बहुत ज़्यादा। अगर सामने 2 चप्पल मार दिए किसी के सामने तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं? तो इसका मतलब वो उदार नहीं है, इसका मतलब वो उदार नहीं है, क्योंकि उनको आपको डर है। तो सरकार क्या था? सरकार जो भारत सरकार थी, किसी प्राइवेट कंपनी, कोई भी व्यक्ति को कंपनी खोलने की साहस नहीं पड़ता था। सोच रहा था कि अपनी कंपनी खोल दें और भारत सरकार उसको बंद कर दे, कोई आरोप लगा दे, कानून बना के कानून का उल्लंघन कर दें और इस वस्तुओं में हम उत्पादन न कर पाएँ, पैसा भी लगाएं, साहस भी किए
और हमारी बेइज्जती भी हो गई, क्योंकि भारत सरकार क्या है, टाइट है, समझ रहे हैं कि नहीं, उदार नहीं है। मतलब जहाँ देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी व्यक्ति को कंपनी खोलने पर व्यवहारिक रूप में, मान लो कोई ए नाम का व्यक्ति कंपनी खोलना चाहता है, अब ये कंपनी खोलना चाहता है तो आपने इस कंपनी को खोलने के लिए एक कठोर नीति अपनाया है। कैसा नीति अपनाया है? कठोर नीति अपनाया है। और ये जब कठोर नीति अपनाएं आप कि जितना ये मेहनत नहीं करेगा उससे ज़्यादा तो ये पैसा पहले इधर खर्च कर देगा, बात समझ में आ रही कि नहीं, और माथा पच्ची बहुत ज़्यादा होगा। मतलब कठोर नीति मतलब टेंशन, वही मुखिया वाली जो मैंने बात बताया। और जिसके परिवार के मुखिया उधार ले बेटा पैसा जो तुम्हारी मर्जी हो करना, है कि नहीं। अब बेटा समझदार होगा, बुद्धिमान होगा तो अपना जीवन तो बर्बाद नहीं करेगा। क्या बाबूजी अब पैसा दिए हैं, थोड़ी छूट दिए हैं, तो कोशिश करें कि हम अपना 4 साल में जीवन अच्छे से बना लेंगे, है कि नहीं। तो ऐसे कंपनी है, कंपनी जो सोच रहा है कि अच्छा मुझे मौका मिला है तो हम आगे बढ़ें, यानी कुछ नहीं। कठोर नीति का मतलब यहाँ पे होता है कि हस्तक्षेप नीति, हस्तक्षेप नीति। क्या? हस्तक्षेप नीति। इसका मतलब यह, जब आप कठोर नीति अपना रहे हैं किसी के ऊपर तो उसके मामले में आप क्या दे रहे हैं? दखल अंदाजी दे रहे हैं कि नहीं? हस्तक्षेप कर रहे हैं कि नहीं? तो आप उदार कहाँ हैं? आप तो उसके प्रति उग्र हैं। अब जब आप इस कठोर नीति को और लचीला बना दिए तो क्या हो गए? तब आप लिबरलाइजेशन हो गए ना, आप उदार हो गए। अब जब उदार हो गए तो फिर क्या होगा? ये व्यक्ति कहेगा कि अब मैं कंपनी खोलूँगा, और जब मैं कंपनी खोलूँगा तो धीरे धीरे क्या होगा? निजीकरण। क्या होगा? निजीकरण। अब हर व्यक्ति अपनी योग्यता का उपयोग करेगा। फिर उसके बाद देखिए ना, मिनी रत्न से नवरत्न, नवरत्न से महारत्न कंपनियां खड़ी होती गई। 1991 के बाद नवरत्न, नवरत्न से महारत्न जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आने लगी कि नहीं आने लगी? और बैंकों की भी संख्या तेजी से बढ़ने लगी कि नहीं बढ़ने लगी? बढ़ने लगी। धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर का भारत में क्या होता गया? जमवाड़ा होता गया, और बाहरी कंपनियां भी धीरे धीरे भारत में आने लगी। तो जब निजीकरण का मतलब ये कि धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियों का क्या होने लगा? जमवाड़ा होने लगा। हर कोई अपना बिजनेस करता रहा। क्यों? क्योंकि अब सरकार इसके प्रति ढीला रवैया अपनाया, और ढीला रवैया इसीलिए अपनाया कि इसकी सार्वजनिक कंपनियां क्या चल रही थी? घाटे में चल रही थी। आलसी लोग थे। सरकार की नौकरी बाप की बबूती लोग समझते हैं, ऐसा लोग बोलते थे कि नहीं? कह रहा है कि अब सरकार की नौकरी बाप की बबूती नहीं होगी, अब जिसको मेहनत करना है वो मेहनत करे, हम कब तक बैठा के देंगे। और यही दिए तभी तो हमारी सार्वजनिक कंपनियां क्या हो गई? घाटे में चली गई। मजबूरन उनको पूंजीवादी एलपीजी मॉडल लेकर आना पड़ा। और धीरे धीरे जब भारत के कई लोग उभरने लगे तो धीरे धीरे ये क्या होने लगा? कंपनियों का जमवाड़ा, और पर्सनल व्यक्ति की कंपनियों का जमवाड़ा होने लगा। तो यही क्या हो गया? निजीकरण हो गया। अब फिर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब अब भाई जब ए नाम की कंपनी मेहनत किया, इसने रूल और रेगुलेशन बनाया, ग्रोथ किया। क्या किया? ग्रोथ किया। मान लीजिए मैं भरत नाम का टीचर हूँ, सरकार ने मेरे ऊपर हस्तक्षेप लगाया कि आप कोचिंग नहीं चला सकते हैं, अगर कोचिंग चलाए तो आपको इतना पैसा देने पड़ेगा। बाय द वे मेरी उतनी औकात नहीं थी। अब मुझे जैसे मौका दे दिया कि नहीं अब आपको छूट मिल गया, तो मैं क्या करूँगा? मैं यही करूँगा ना कि अब मैं अपने गुणवत्ता में विकास करूँगा, क्योंकि मुझे छूट है। अब मैं अपने गुणवत्ता में विकास करने के लिए कई सब्जेक्टों पे अपनी पकड़ बनाऊँगा, दिन रात में मेहनत करूँगा, और मैं अपनी एक टीम तैयार करूँगा। और टीम में कैसे तैयार करूँगा? भरोसेमंद टीम तैयार करूँगा। और भरोसेमंद जब टीम तैयार होगी तो मैं अपने देश में विकास करने के साथ साथ हम दूसरे देश में भी सेंध लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। और वहाँ के लोगों को भी हम क्या करेंगे? मात देंगे। तो ये क्या कहलाएगा? वैश्वीकरण। ये क्या कहलाएगा? वैश्वीकरण। समझ में आया? ये वैश्वीकरण हुआ। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है इतनी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। इकोनॉमी कितना आसान नहीं है, लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आगे, अगर हम विकास की अर्थव्यवस्था पर देखें तो पहले क्या था
देखिए एक्चुअली में क्या होता है ना, विकास जो होता है वो व्यक्ति की आवश्यकता पे डिपेंड करता है। और आवश्यकता किस पे डिपेंड करती है? संसाधनों पे डिपेंड करती है। जब आपको मिनिमम संसाधन पूरा होगा तभी तो आप विकास कहलाओगे। जैसे मान लेते हैं कि आज से 50-60 साल पहले एक व्यक्ति के लिए, मैं तो बहुत पीछे जा रहा हूँ, लेकिन एक व्यक्ति के लिए क्या ज़रूरत थी? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान। पहले व्यक्ति ना तो शिक्षा के बारे में सोचता था, ना स्वास्थ्य के बारे में सोचता था, ना तो उतना सुरक्षा के बारे में सोचता था। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ना तो ये सोचता था कि एक तल्ले के बाद दूसरा तल्ला हो, दूसरे तल्ले के बाद तीसरा तल्ला हो। और ये नहीं सोचता था कि साइकिल से बाद 2 चक्का, 2 चक्का से बाद एक मोटर, या फिर 4 चक्का, और 4 चक्का में अलग अलग वैरायटी। इतना सोचता था? नहीं सोचता था। लेकिन जैसे जैसे संसाधन बढ़ते गए वैसे वैसे व्यक्ति क्या होता गया? सोचता गया। पहले व्यक्ति सोचता था कि हमारा समृद्धि हो, हमारा क्या हो? समृद्धि हो, हमारा समृद्धि होना चाहिए। अगर हमारा एक क्षेत्र में ही विकास हुआ तो काम हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन आगे चलकर व्यक्ति समृद्धि के बारे में नहीं सोचा। व्यक्ति किसके बारे में सोचा? विकास के बारे में सोचा। किसके बारे में सोचा? विकास के बारे में सोचा। क्लियर? तो आइए पहले हम समृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील कैसे है। क्लियर? अब एक चीज़ देखना, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2 शब्दों पे आप ध्यान रखना कि एक होता है आर्थिक समृद्धि और एक होता है क्या? विकास। क्या होता है? विकास। आइए समझ लेते हैं। ठीक है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर होता है? जैसे मान लेते हैं अगर हम सऊदी अरब देश में लें तो सऊदी अरब जैसे या तेल खाड़ी जैसे देशों में आर्थिक विकास होता है कि आर्थिक समृद्धि होता है? आर्थिक समृद्धि होता है, क्योंकि उनका जो पैसा कमाने के जरिया क्या है? केवल पेट्रोल है। क्या है? पेट्रोलियम है। तो मतलब किसी एक संसाधन के माध्यम से सिर्फ अगर पैसा प्राप्त किया जाए तो संसाधन के रूप में क्या माना जाएगा? समृद्धि माना जाएगा। लेकिन अगर पैसा कमाने के कई जरिया हो तो क्या कहलाएगा? आर्थिक विकास कहलाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन दूसरे संदर्भों में देखेंगे तो कुछ परिभाषा और चेंज हो जाती है। जैसे किसी व्यक्ति का, मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है। मान लेते हैं एक व्यक्ति महीने के 1 लाख रुपया कमा रहा है और 10,000 इन्वेस्ट किस में कर दे रहा है? दवाई में कर दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसके घर में कोई बहुत लोग शिक्षित नहीं है और आने वाला जनरेशन ये तय है कि उसके घर में भले 1 लाख रुपया आ जा रहा है लेकिन उसके घर में शिक्षा नहीं है, तो वो आने वाले समय में क्या हो जाएगा? पतंग के कगार पे जा रहा है। और एक व्यक्ति ऐसा है कि जो 10,000 रुपया कमा रहा है लेकिन 10,000 रुपये से वो 1 लाख रुपया प्लस कर ले रहा है और उसके घर में शिक्षित लोग भी हैं और दवाई नहीं खा रहा है, तो इस बात की गारंटी है कि वो 80 साल जिएगा। और जो 10,000 की दवाई खा जा रहा है, ये गारंटी है कि वो 10 साल उसकी ज़िंदगी कम हो जाएगी कि नहीं कम हो जाएगी। तो जिसके पास पैसा है तो ये मत समझना वो समृद्धि में है लेकिन वो विकास नहीं है। अगर आपके पास कम पैसे हैं लेकिन आपके अंदर पास शिक्षा है और अधिक जीवन जीने की आपके अंदर एक लाइफ है, तो इसका मतलब ये है कि आप विकास की तरफ जा रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये भी हुआ कि आर्थिक समृद्धि का मतलब ये एक एकल आयामी विचारधारा है। कैसे विचारधारा है? एकल आयामी विचारधारा है। एकल आयामी विचारधारा है। और जो विकास है ये बहुआयामी विचारधारा है। कैसे विचारधारा है? बहुआयामी विचारधारा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये कैसे विचारधारा है? बहुआयामी विचारधारा है। क्लियर? बहुआयामी विचारधारा है। इसमें जो विकास होगा वह मात्रात्मक विकास होगा। इसमें कैसा विकास होगा? मात्रात्मक विकास होगा। और इसमें मात्रात्मक के साथ साथ और कैसा विकास हो सकता है? गुणात्मक विकास हो सकता है। कैसा विकास हो सकता है? गुणात्मक विकास होता है। तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल बताया उस एग्जाम्पल पे ये क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। क्लियर? बातें समझ में आएंगी नहीं? तो ये आपसे पूछा जाता है
कोटेशन में दे देगा कि आर्थिक समृद्धि से आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्थिक समृद्धि एक मात्रात्मक विकास और एकल आयामी विचारधारा है, और आर्थिक विकास एक बहुआयामी विचारधारा है और एक गुणात्मक विचारधारा है। ये पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में अभी बता रहे हैं, हालांकि समझा दिए, अब यहाँ पे दिखा रहे हैं। क्लियर? नोट कर लिए? ये जान लीजिए, आज जो नहीं आए वो अपना बहुत घाटा सा है। क्लास तो करना चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए नेक्स्ट। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी पूरी कहानी बाकी है। आइए आगे। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं, अब इस चीज़ को समझते हैं, पूरे विश्व में मुख्यतः 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था दिखी जाती है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर देशों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। किसके आधार पर? विकास के आधार पर पूरे विश्व को कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 3 कैटेगरी में बांटा गया है। और 3 कैटेगरी कौन कौन से हैं? पहला, अरे चलो अच्छा, विकसित, फिर इसके बाद अच्छा सीक्वेंस में आओ ना, पहले राष्ट्रपति आएगा कि पहले राज्यसभा आएगा कि पहले लोकसभा आएगा? पहले राष्ट्रपति बाद राज्यसभा, राज्यसभा बाद लोकसभा। पद सोपानी के क्रम में रखना चाहिए। जब आप कॉपी पे लिखोगे ना, तो लिखने पे ये देखता है एग्जामिनर कि आपकी वैज्ञानिक सोच कैसी है, कि कैटेगरी है तो इधर उल्टा उल्टा इधर ना करो, मतलब भार के हिसाब से अधिक भार वाली चीज़ नीचे बैठेगी ना, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली। तो साइंस तरीके से कॉपी राइटिंग करोगे तभी नंबर अच्छा मिलेगा। बताना पड़ता है आप लोगों को। चलो, विकासशील, फिर इसके बाद अल्प विकसित, अब देखना, अब जैसे आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि कौन कौन से विकसित देश हैं और कौन कौन से विकासशील देश हैं और कौन कौन से अल्प विकसित देश हैं। एक चीज़ ये मान लीजिए कि ये सारे देश कहाँ होंगे? विश्व में होंगे, और विश्व पूरा एक ग्लोब पर स्थित है। अब ये देखो, 0 अक्षांश की रेखा है, ऊपर वाला नॉर्थ गोलार्ध है और नीचे वाला साउथ गोलार्ध है, और फिर एक इधर 0 देशांतर रेखा है। कौन सी रेखा है? 0 देशांतर की रेखा है। और ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है। क्लियर? ये अब ये जो पूरा विश्व है, जो महाद्वीप हैं, और महाद्वीपों कई देशों से मिलकर बना हुआ है। अब इसी विश्व में इतने कैटेगरी टाइप विकास के आधार पर क्या है? देश हैं। और इन सभी की गणना के लिए जो हम विकास का माप निकालते हैं, तो विकास के माप के लिए हम क्या निकालते हैं? विकास की माप किसके आधार पर निकालते हैं? HDI के आधार पर। किसके आधार पर? HDI के आधार पर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, HDI के आधार पर हम मानव विकास को क्या करते हैं? नापते हैं। देश के विकास को क्या करते हैं? नापते हैं। अब जरा समझना, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, मोटी मोटा मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप विश्व के मानचित्र पे देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो देश विकसित है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा कौन से देश है? विकसित देश है। और दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादातर कैसे देश है? अल्प विकसित और कैसे? विकासशील देश। जैसे साउथ अफ्रीका की बात कर लें, कैसा देश है? विकासशील देश है। लेकिन अगर वहीं पर आप जैसे बोत्सवाना को देख लें, जाम्बिया को देख लें, जिम्बाब्वे को देख लें, केनिया को देख लें, नामीबिया को देख लें, अगर इन सारे देशों को देखेंगे तो ये कैसे हैं? अल्प विकसित टाइप के देश हैं। और ज़्यादातर ये दक्षिणी गोलार्ध में है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में अगर आप देख लें, कनाडा को देख लें, अमेरिका को देख लें, ब्रिटेन को देख लें, फ्रांस को देख लें, जर्मनी को देख लें, नॉर्वे को देख लें, स्वीडन को देख लें, ये सारे देश कैसे हैं?
विकसित देश। कैसे देश है? विकसित देश है उत्तरी गोलार्ध में। अब दक्षिणी गोलार्ध इस साइड में देखेंगे तो लगभग वही आ जाएंगे। भारत किस में आता है? विकासशील में। चीन किस में आता है? विकासशील में। जापान विकासशील में। साउथ अफ्रीका विकासशील में। लेकिन अगर हम वहीं पर अफ़गानिस्तान की बात कर लें, सीरिया की बात कर लें, किसकी बात कर लें? अफ़गानिस्तान की बात कर लें, सीरिया की बात कर लें, कजाकिस्तान नहीं, अफ़गानिस्तान, सीरिया, इन देशों की अगर बात कर लें तो कैसे आएंगे? अल्पविकसित देश में आएंगे। किस में आएंगे? अल्पविकसित देश में आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये देशों के विकसित और विकासशील और अल्प विकसित की जो मैंने कैटेगरी बताई है, ये कैटेगरी के पीछे आपको एक चीज़ और जानना होगा कि आखिर में इससे के पीछे कारण क्या है। इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण के रूप में देखेंगे तो इसके पीछे आपको कुछ ऐतिहासिक कारण भी मिलेंगे, कुछ भौगोलिक कारण भी मिलेंगे और कुछ राजनीतिक कारण भी मिलेंगे। लेकिन आधुनिक भारत में सबसे ज़्यादा जो कारण मिले वो राजनीतिक कारण मिले। कैसे कारण मिले? राजनीतिक कारण मिले हैं। क्लियर? बात समझ आ रही कि नहीं? वो अलग ही इशू है। अब देखो, अगर हम अल्पविकसित देश नाते हैं तो इनका एक मापदंड है 0 से लेकर 1 तक। 0 से लेकर 1 तक इसको नापा जाता है। अगर एसडीआई मानव विकास को नापा जाता है, यानी किसी देश के आर्थिक विकास को नापा जाता है, तो कहाँ से नापा जाता है? 0 से लेकर 1 तक। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना? 0.1, 2, 3 ऐसे ऐसे। क्लियर? अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें रखा गया है 0 से 1 में? तो एसडीआई में रखा गया है कि किसी व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा कितनी होगी। जीवन प्रत्याशा समझ रहे हो ना? कि उसके जीने की आयु कितनी होगी। अगला, उसका शिक्षा का स्तर कितना है। और अगला, उसकी आय कितनी है। उसकी आय कितनी है, उसकी इनकम कितनी है, उसकी इनकम कितनी है, उस राष्ट्र की आय क्या है, उस राष्ट्र की आय क्या है। क्लियर? तो यहीं पर कुछ व्यक्ति ये कहते हैं कि किसकी आय की बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं कि व्यक्ति की आय की बात कर रहे हैं। एक्चुअली में वास्तविक विकास किसमें छुपा होता है? व्यक्ति की आय में छुपा होता है। लेकिन ये तो एक पहलू हुआ ना, बाकी तो 2 पहलू को ध्यान में तो रखेंगे कि उसकी आयु कितनी है और वहाँ पे शिक्षा का स्तर कैसा है। इन तीनों के आधार पर जिस देश में रहने वाले लोगों की आयु अधिकतम होगी, जिस देश में रहने वाले लोगों की राष्ट्रीय आय अधिक होगी, और जिस देश में रहने वाले के लोगों का शिक्षा का स्तर क्या होगा? अच्छा होगा, तो हम ये कहेंगे वो देश विकास में क्या है? अग्रणी है। क्लियर? तो अगर अल्प विकसित देशों को मान लिया जाए तो इसका मापदंड 0 से लेकर 499 है। अगर विकासशील देशों को मान लिया जाए तो 0.5 से लेकर कितना है? 0.8 तक है। और इसके बाद इसका 0.8 से लेकर कितना होगा? 1 तक है। ये इसका क्या होगा? मापदंड है। बात समझ में आ रही है ना? ये इसका विकास का स्तर होता है। अगर भारत की बात कर लेंगे तो भारत किस पैदान में है? लगभग 0.64 के आसपास है। क्लियर? इतना है। और होना कितना चाहिए? तो पूछा जाता है कि भारत अर्थव्यवस्था के विकास में किस में आएगा? विकासशील। लेकिन विकासशील में किस कैटेगरी में है? निम्न विकासशील, निम्न विकासशील, मध्यम विकासशील कि उच्च विकासशील? मध्यम विकासशील। किसमें? मध्यम विकासशील।
जैसे तारे 3 प्रकार के होते हैं, निम्न स्तर का तारा, मध्यम स्तर का तारा, उच्च स्तर का तारा खगोल में पाए जाते हैं ना ब्रह्मांड में। और सूर्य किस स्तर का तारा है? सूर्य किस स्तर में तारा पाया जाता है? अरे वो प्रौढ़ अवस्था में, आयु में थोड़ी नहीं, आकार में मध्यम स्तर का तारा। किस स्तर का तारा? मध्यम स्तर का तारा पाया जाता है। हमारा सूर्य कौन सा तारा है? मध्यम स्तर। समझ में आया? जो उससे बड़े होंगे उसको सूर्य के आकार के ही आधार पर रखा जाता है, वो बड़े स्तर में नहीं आएगा। बात समझ आ रही नहीं? चंद्रशेखर सीमा पढ़िए, चंद्रशेखर सीमा के आधार पे उन्होंने कैटेगरी में किया है कि कौन सा तारा किस कैटेगरी में होगा। तो सूर्य किस प्रकार की कैटेगरी का तारा होगा? मध्यम स्तर का तारा। और भारत विकासशील में किस स्तर में होगा? मध्यम स्तर का होगा। समझ में आया? कोरिलेटेड, जब मैं पढ़ता था ना तो कोरिलेटेड ऑटोमेटिक वो चीज़ें आ ही जाती है। जब वो पढ़ता है तो अगला पॉइंट उससे जुड़ता हुआ क्या आता है? चला आता है। हम उसको खुद सोचते भी नहीं है, वो अपने आप आता है, जैसे सेट होता है ना, उस हिसाब से। क्लियर? अब देखते हैं। अब जियोग्राफी वाले से मत पूछना, जाकर नेट पे सर्च कर लेना, ठीक है? टेस्ट उनका मत लेना कि एक नहीं बताया सर को आया ही नहीं, बहुत अच्छे टीचर हैं। आगे चलते हैं। जियोग्राफी वाले सर जो आपको पढ़ाते हैं उनको पूरी जियोग्राफी याद है और क्रम व्यवस्थित रूप से पढ़ाते हैं अच्छे से। आगे देते हैं। ये समझ में आया? ये अर्थव्यवस्था का क्या है? एक तरीके से मापदंड है, निर्धारित करने का क्या है? मापदंड है। आगे बढ़ें। ये हो गया विकास के आधार पर। आते हैं अब ये अर्थव्यवस्था की विशेषता खत्म करें, ठीक है? इसको खत्म किया जाए। अब आते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में देख लिया जाता है। अगला टॉपिक राष्ट्रीय आय। क्या है राष्ट्रीय आय? नेशनल इनकम, नाम सुने हो? राष्ट्रीय आय। अब एक चीज़ ध्यान रखना, पहली बात तो राष्ट्रीय आय कलेक्ट कैसे किया जाता है। अच्छा, इसकी गणना जो किया करता है वो कौन करता है? CSO। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में। और इसका सहयोगी एक है NSO। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। ये हाँ CSO, ये इसकी गणना करता है। किसकी? राष्ट्रीय आय की। क्लियर? अच्छा, ये एक चीज़ ध्यान देना, फुल फॉर्म मत पूछना, नेट पे सर्च कर लेना, ठीक है? हाँ, उसका मतलब बस बताते चले जाएंगे। अब फुल फॉर्म इकोनॉमिक में वही बहुत आएंगे और सबका फुल फॉर्म बताने लगेंगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है? अब ये ध्यान देना, CSO किसकी गणना करता है? राष्ट्रीय आय की गणना करता है, जिसकी स्थापना 1951 हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। NSO का कहाँ है? दोनों का अलग अलग जगह है, एक का दिल्ली है, दूसरे का बम्बई है। अब कौन किसका दिल्ली है किसका बम्बई में देख लेना। अब देखना राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आय कलेक्ट कैसे होता है? प्राथमिक सेक्टर से और द्वितीयक सेक्टर से, और एक होता है तृतीयक सेक्टर से। अब देखो, कभी कभी आपसे ये पूछ देता है कि
तृतीयक सेक्टर और द्वितीयक सेक्टर और प्राथमिक सेक्टर में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ों को रखी जाती है। तो प्राथमिक सेक्टर यानी प्राथमिक सेक्टर से जो प्राप्त होने वाली आय होती है तो उसमें किसके द्वारा होती है, जैसे कृषि और पशुपालन और खनन और वानिकी, वानिकी मतलब बागवानी भी हो जाएगा। और द्वितीयक में औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र में दो क्षेत्र, विनिर्माण। अच्छा, विनिर्माण और निर्माण में क्या अंतर है? निर्माण और विनिर्माण में किसको शामिल करते हैं? जैसे अगर हम पुल बनाएं, अगर हम पुल बनाने का कार्य करें, सड़कें बनाने का काम करें, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बनाने का कार्य करें, रेलवे ट्रैक बनाने का कार्य करें, तो ये किस में आएगा? निर्माण में आएगा। लेकिन अगर हम तकनीकी का कोई काम करें, जैसे कोई जूता बनाए, चप्पल बनाए, या कोई नट बोल्ट बनाए, या कोई मशीन बनाए, वो किस में आएगा? विनिर्माण में आएगा। किस में आएगा? विनिर्माण में। तो जूता चप्पल ये सब किस में आएगा? विनिर्माण में। और मशीन ये किस में आएगा? विनिर्माण में आएगा। इसको नोट कर लेना। क्लियर? तो इससे जो इनकम जनरेट होती है वो किस क्षेत्र में आएगा? द्वितीयक सेक्टर में आएगा। और इसके बाद तृतीयक सेक्टर में सेवा का क्षेत्र आता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय आय में तीनों सेक्टर में सबसे अधिक भागीदारी किसकी होती है? सेवा सेक्टर की होती है। और सबसे कम किसकी होती है? प्राथमिक सेक्टर की होती है। नोट करते जा रहे हो ना? क्लियर? सबसे कम इसकी होती है। और ये तृतीयक सेक्टर, ठीक है। तो तृतीयक सेक्टर की आय में सबसे अधिक भागीदारी होती है और सबसे कम किसकी होती है? तो सबसे कम प्राथमिक सेक्टर में होती है। क्लियर? आगे बढ़े। तो इससे हमारा क्या होता है? राष्ट्रीय आय का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? राष्ट्रीय आय का निर्माण होता है। क्लियर? अब दूसरे संदर्भ में देखते हैं। ये अब एक चीज़ देखना, जो एक राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? एक वर्ष के अंदर उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंपल रूप में राष्ट्रीय आय कहलाता है। लेकिन अब इसको पूरे व्यापक स्तर पर कैसे समझे? बहुत सारे शब्द आते हैं, उन शब्दों को बस आपको नोट कर लेना है, उसको स्ट्रक्चर में बना लेना है और चीज़ों को समझना है। क्लियर? अब एक चीज़ ध्यान देना, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर इससे राष्ट्रीय आय, इन्हीं सारे सेक्टरों से हमारा क्या निर्माण होता है? जैसे राष्ट्रीय आय, बार बार पैसा आए, बार बार अगर हम कर वसूलें तो वो पैसा, राष्ट्रीय आय बार बार आए तो ये पैसा कहाँ जाएगा? बार बार राष्ट्रीय आय से प्राप्त होने वाला पैसा कहाँ जाएगा? संचित निधि में। कहाँ जाएगा? राष्ट्रीय आय से बार बार जो पैसा अगर कलेक्ट होता है तो एक तरीके से ये पैसा संचित निधि में जाएगा। कहाँ जाता है? संचित निधि। और संचित निधि किस अनुच्छेद में है? 266 में है। और इसी को आप क्या बोलते हो? भारत का खजाना। क्या बोलते हैं? भारत का खजाना। या तो हम इसी को क्या बोलते हैं? भारत का राजकोष। क्या बोलते हैं? भारत का राजकोष बोला जाता है। ये भारत का क्या है? राजकोष होता है। पैसा भाई, आप धीरे धीरे पैसा कमाते हो तो अपने पैसा का जमा करते जाते हो ना, तो एक समय ऐसा आता है कि धीरे धीरे पैसा
बुध बुध से घड़ा भरता है तो किस में कलेक्ट होता रहता है? भारत के राजकोष में एकत्र होता रहता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि जीडीपी, एनडीपी नाम सुने कि नहीं? तो ये सारे चीज़ें आप जानिए। लेकिन चाहे जो भी हो, एक वर्ष के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? आपका जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, ये सब कहलाता है कि नहीं कहलाता है? क्लियर? लेकिन कैसे उसको कलेक्ट कैसे किया जाता है, नेशनल इनकम निकाला कैसे जाता है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखिए, अब ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनना। स्ट्रक्चर जो बनाने वाला हूँ इसको बढ़िया से बना लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको लूसेंट में नहीं समझ में आएगा, लूसेंट में नहीं समझ में आएगा, यहीं पे समझना। और वीडियो इस पर तो अपलोड किया, मतलब ठीक ठाक रहा तो अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे देख लेना। आते हैं, देखते हैं। जैसे अगर 3 शब्द आप याद करना, देखिए इस चीज़ को निकालने के लिए, अच्छा राष्ट्रीय आय को हम किससे प्रकट करते हैं? राष्ट्रीय आय को हम किससे प्रकट करते हैं? NNPFC, ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय आय। अगर इसको आप बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा? साधन लागत पर हाँ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब इसका क्या डिफिनीशन होगा? साधन लागत पर एक वर्ष के अंदर उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्लियर? क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। समझ में आया? अब इस चीज़ को हम देखते हैं। राष्ट्रीय आय को मुझको जीएनपी से निकालना हो, जैसे अगर हमको राष्ट्रीय आय को जीडीपी, एमपी और जीएनपी, एमपी से निकालना हो तो कैसे निकाला जाए? कैसे इसको निकाला जाए? अब इस साइकिल को हम समझने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। वहीं पर आप ये लाइन लिख लो कि अगर मुझे एनएनपीएफसी को जीडीपी एमपी पर और जीएनपी एमपी पर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ये मन में दिमाग में क्वेश्चन बैठा लो। तो जब मैं इसका आंसर बता दूं तब आप निकालना। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, इस चीज को समझने के लिए 3 शब्द आपको याद करना होगा। एक शब्द याद करना होगा हरास। क्या? हरास। एक शब्द आपको और याद करना होगा, हाँ, शुद्ध विदेशी आय। शुद्ध देशी आय करिए, शुद्ध देशी आय या शुद्ध राष्ट्रीय आय। और एक, हाँ, एक है अप्रत्यक्ष कर प्लस अप्रत्यक्ष कर, सॉरी माइनस, और प्लस सब्सिडी। ये 3 शब्द आपको समझना है। इन्हीं तीनों के माध्यम से पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। क्या होता है हरास, क्या होता है शुद्ध देशी आय, और क्या होता है अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी। क्लियर? बात समझ में आ रही नहीं? क्लियर? लेकिन इस चीज़ को अभी समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ।
हमेशा ध्यान देना, जब हम जीडीपी में से ह्रास निकालेंगे, जीडीपी से क्या करेंगे, ह्रास निकालेंगे, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, NDP MP। तो बदलाव किस में आएगा, जी, यानी कि इसके पहले अक्षर में बदलाव आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके पहले अक्षर में ह्रास निकाल दिया तो जी की जगह पे क्या आ जाएगा, यन आ जाएगा। और एक चीज़ ध्यान देना, जब हम शुद्ध देशी आय निकालेंगे, अभी इसको मैं बताऊंगा, अगर हम इसको माइनस इसमें से कर दिए तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो ध्यान देना, तो अगर दोनों माइनस एक साथ किए तो दोनों एक साथ माइनस करेंगे तो NNP MP होगा। क्लियर? अगर इनमें से दोनों एक साथ माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, NNP MP आएगा, क्योंकि पहले के माइनस करोगे तो यन आएगा, अब इसको भी माइनस करोगे तब यन आएगा, लेकिन इसमें दूसरे से माइनस में बदलाव आएगा, किसमें, D में बदलाव आएगा। किसमें बदलाव आएगा, D में बदलाव आएगा। किसको, जब हम शुद्ध देशी आय को निकालेंगे तो जीडीपी वाले में किस वाले में बदलाव आएगा, बीच वाले बदलाव में आएगा, यानी कि D में बदलाव आएगा। और जब हम ह्रास को घटाएंगे तो जीडीपी में पहले किस में बदलाव आएगा, G में बदलाव आएगा। और दोनों को निकाल देंगे तो पहले और दूसरे में बदलाव आ जाएगा। समझ में आया? गाल पे हाथ क्यों रखिए? पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही होगा। क्लियर? अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब मुझे इसमें बदलाव लाना है, किसमें, MP में, जब अप्रत्यक्ष कर और प्लस सब्सिडी को इसमें बदलाव लाना है और इसको माइनस कर दें तो तीनों एक साथ माइनस कर दिए तो क्या आ जाएगा, NNP MP की जगह पे क्या आ जाएगा, FC। और यही हमारा क्या है, राष्ट्रीय आय है। यही हमारा क्या हुआ, राष्ट्रीय आय हुआ। समझ में आया? क्लियर? अब कुछ शब्दों का मतलब समझते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ये बड़ा है लेकिन समझना तो पड़ेगा। अब एक चीज़ ध्यान देना, अगर हम जीडीपी, देखो जिसको जाना है चला जाए, कौन कहा बस करिए, कोई कहा बस करिए। एनएनपीएस फैक्टर प्राइस निकालने के लिए एनएनपीएस मार्केट प्राइस में से टैक्स मतलब माइनस करेंगे तो सब्सिडी जोड़ेंगे। हाँ, सब्सिडी जोड़ेंगे, सब्सिडी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब एक चीज़ ध्यान देना, फुल फॉर्म पूछा जाए जीडीपी का तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, जीडीपी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, मार्केट प्राइस पर यानी कि बाजार मूल्य पर। जी से मतलब ग्रास, डी से मतलब डेवलपमेंट और पी से मतलब प्रोडक्ट। हिंदी में कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। किस पर, मार्केट पर जाए, प्राइस पर, बाजार मूल्य पर। इसका मतलब इसमें क्या जुड़ा हुआ है, अप्रत्यक्ष कर और प्लस सब्सिडी। बात समझ, मार्केट प्राइस पर नहीं, सब्सिडी जुड़ेगा मार्केट प्राइस पे। इसमें ध्यान देना है, ये क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद। अब एक चीज़ ध्यान देना, जब इसका पूछेगा फुल फॉर्म GNP MP तो इसके जगह पे क्या आएगा फुल फॉर्म, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, समझ में आया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखना, आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मुझे जीडीपी से जीएनपी
निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? जीडीपी से जीएनपी लाना होगा। जो प्रवासी भारतीय हैं उनका जो है जोड़ेंगे और जो विदेशी हैं उनका घटाएंगे आय। हाँ, उनका क्या करेंगे? विदेशी आय को हम घटा देंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये तो सेम है ना, अब बदलाव तो इसमें लाना है, इस वाले में बदलाव लाना है ना, और जब इसमें बदलाव लाना है, बीच वाले में बदलाव लाना है, तो बीच में बदलाव लाने के लिए मैंने क्या कहा है? शुद्ध देशी आय को प्राप्त करना है। क्लियर? अब जैसे जीडीपी क्या है? जीडीपी का मतलब समझ लीजिए, जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब ये है कि एक वर्ष के अंदर, सुन लो, एक वर्ष के अंदर देश के सीमा के अंदर उत्पादित की गई कुल वस्तुओं और सेवाओं का क्या होगा? मूल्य हमारा क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा। किसके अंदर? एक वर्ष के अंदर, लेकिन अपने देश के सीमा के अंदर। तो अपने देश के, जो अपना देश है, जैसे ये भारत है, अगर हम भारत की बात करें तो ये पूरा भारत का जितना जहाँ तक सीमा क्षेत्र है, इन सीमा क्षेत्र में अमेरिका की तो भी कंपनी आई होगी, चाइना की भी कंपनी आई होगी, सबकी कंपनी आई होगी। क्लियर? तो आप क्या करोगे? और आपकी कंपनी तो दूसरे देशों में भी तो गई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने देश के, मतलब अपने देश के आय में क्या करोगे? ऐसे समझना, अपने देश के आय में दूसरे देश को क्या करोगे? दूसरे देश की आय को क्या करेंगे? दूसरे देश की आय को माइनस करेंगे। क्या करेंगे? दूसरे देश की आय को माइनस करेंगे और दूसरे देश में अपने आय को क्या करेंगे? दूसरे देश में अपने देश की आय को क्या करेंगे? हम प्लस कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? यानी कि अमेरिका और चाइना, जापान, जो भी देश यहाँ पर उत्पादित किया, जो उन्होंने इनकम जनरेट किया, वो इनकम अपना लेकर कहाँ चल जाएंगे? अपने देश में, और अपने देश की आय में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और हमारे में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और फिर हम जहाँ पे उत्पादित किए गए, जो हमने आय जनरेट किए हैं दूसरे देश में, उसको लाकर क्या कर देंगे? अपने देश में जोड़ देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जीएनपी जीडी की अपेक्षा क्या होती है? सकारात्मक होती है। क्लियर? क्या होती है? देखिए, भारत में जो है जीडीपी हमेशा अधिक होती है ना। ये कोई देखो, अब ये प्रेजेंट टाइम में ऐसा है, प्रेजेंट टाइम में क्या है? ऐसा है। मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत देश के लिए जीडीपी ज़्यादा सकारात्मक है कि जीएनपी ज़्यादा सकारात्मक है? तो जीएनपी ज़्यादा सकारात्मक होगी। क्या सकारात्मक होगा? जीएनपी ज़्यादा सकारात्मक होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? अपने देश की आय को ले हुए ना, और अपने देश में दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जीएनपी का मतलब कि अपने देश में उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु को भी उत्पादित करो, और इतना अच्छा उत्पादित करो कि दूसरे देश में जाकर वहाँ से आय जनरेट करके अपने देश में क्या करो? जोड़ो। हाँ, गुणात्मक इसमें क्या लाना होगा? बदलाव लाना होगा। जैसे अभी मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल दिया था कि नहीं, एलपीजी मॉडल के परिणाम स्वरूप मैंने एग्जाम्पल दिया था कि नहीं, कि अगर एलपीजी मॉडल आएगा तो हम अपने गुणवत्ता में क्या करेंगे? विकास करेंगे, और विकास करेंगे, क्वालिटी पैदा करेंगे, क्वालिटी पैदा करके हम दूसरे देश में जाएंगे। अपने देश में तो करेंगे ही करेंगे, दूसरे देश में करेंगे, तो इसका मतलब हमारी जीएनपी क्या होगी? बढ़ेगी। यानी कि जीएनपी का मतलब आंतरिक और बाह्य दोनों स्थिति में मजबूत होना।
बात समझ में आ रही कि नहीं? और जीडीपी का मतलब ये होता है कि आंतरिक रूप से हम उतना मजबूत हैं कि नहीं मजबूत हैं, जीएनपी में मतलब बाह्य रूप से उतना मजबूत है कि मजबूत है नहीं है, इस बात की क्लियरिटी नहीं हो पा रही है। क्लियर? इस बात की क्लियरिटी नहीं हो पा रही है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना। तो इसके लिए क्लियरिटी करने के लिए क्या होगा, जो अभी मैंने इसके जस्ट पहले बताया था। बात समझ में आया? तो अगर पूछा जाएगा कि आपके देश के लिए जीडीपी और जीएनपी दोनों में से कौन अधिक सकारात्मक होगा, तो जीएनपी होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखना, एक चीज़ ये हो गया, अब इसे जीएनपी में से ले लो। जीएनपी में से अगर आप क्या माइनस कर दो, अगर इसमें से ह्रास माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? अगर इसमें से माइनस ह्रास कर दिए तो क्या आया? एनएनपी। और इसमें से आपने क्या किया? शुद्ध अगर आपको देशी आय प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? तो शुद्ध देशी आय को प्राप्त करने के लिए आपको वही कंडीशन यहाँ पे करना पड़ेगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, एनएनएमपी जो है, अगर इसमें से क्या माइनस करेंगे कि एफसी आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे अप्रत्यक्ष कर और प्लस सब्सिडी, तो ये क्या आ जाएगा? एनएनपीएफसी। और ये आपका क्या हो गया? ये दोनों आपके क्या हो गए? राष्ट्रीय आय हो गए। बात समझ में आया? अगर आपने ये तीनों चीज़ समझ लिया कि किसमें क्या करने से क्या बदलाव होता है, तो आप पूरा ये सिस्टम क्या है समझ जाएंगे। ये पूरा सिस्टम क्या है समझ जाएंगे, और इसमें किस तरीके से बदलाव करना है। तो ये तो आपने समझ लिया कि शुद्ध मुझे देशी आय निकालना है तो किस तरीके से निकालना होगा। अब अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर का मतलब ये हुआ, जैसे मान लेते हैं कि ये वस्तु क्या की गई? निर्माण की गई, और ये वस्तु जब निर्माण किया गया तो इस पर प्रॉफिट के लिए क्या लगाएंगे आप? कर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? और कभी कभी क्या होता है कि हम इस पर सब्सिडी भी तो देते हैं, इस पर हम सब्सिडी भी देते हैं, तो उसको इस वस्तु पर क्या करना होगा? छूट होती है तो इसको जोड़ना होगा, और इसको क्या करना होगा? घटाना होगा। तो इसमें एमपी की जगह पे क्या आ जाएगा? एफसी आ जाएगा। और ह्रास का मतलब क्या होता है? ह्रास का मतलब ये होता है कि मान लीजिए इस मार्कर को बनाने में जो मशीन लगी है, वर्कर को छोड़ दीजिए, जो मशीन लगी है, तो इसमें जो घिसावट उत्पन्न हो रहा है वो क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, तो इसको ह्रास कहते हैं। उत्पादित की गई वस्तुओं में जो लगा घिसावट मशीन को, वो ह्रास कहलाता है। दूसरे देश की आय को अपने देश में मिला लेना और दूसरे देश की आय को अपने देश से निकाल देना, ये क्या हो गया? शुद्ध देशी आय प्राप्त हो गया। और साधन लागत प्राप्त करने के मतलब कि इस पर अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देना और सब्सिडी को जोड़ देना। बस ये पूरा फंडा किसका हो गया? राष्ट्रीय आय हो गया। क्लियर? और ये 3 सेक्टर के माध्यम से आपने देखा कि ये प्राप्त होता है। अभी मैंने आपको बताया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये तो कुछ चीज़ें राष्ट्रीय आय से रिलेटेड यहाँ पे हो गई। अब हम आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की योजना। भारतीय अर्थव्यवस्था की योजना के बारे में क्या जानते हैं? अब इस संदर्भ में पूछा जाए तो योजना के बारे में क्या जानते हैं, तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये नोट करना होगा कि एक निश्चित अवधि के समय, किसमें? एक निश्चित अवधि, एक निश्चित अवधि के अंदर सीमित
संसाधनों के माध्यम से एक निश्चित अवधि के अंदर सीमित संसाधनों के माध्यम से उद्देश्यों की प्राप्ति करना क्या होता है? योजना कहलाता है। क्या कहलाता है? योजना कहलाता है। क्लियर? ये क्या कहलाएगा? योजना कहलाता है। आज देखना है कि कौन बैठे रहता है। आगे साहस का परिचय है। चलिए, एक निश्चित अवधि के अंदर सीमित संसाधनों के माध्यम से उद्देश्यों को प्राप्त करना क्या कहलाता है? योजना कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं? देखिए, सिविल वाले तो बैठे रहेंगे, आप लोग तो उनकी तो मजबूरी है, उनकी तो मजबूरी है, उनकी तो मजबूरी है पढ़ना है। नहीं, अमृत पी के नहीं आए, उनकी मजबूरी है। ठीक है, अब आप उसको कितना उपयोग कर लेते हैं वो जानिए। अब देखिए, एक निश्चित अवधि के अंदर सीमित माध्यम से उद्देश्यों की प्राप्ति करना क्या कहलाएगा? योजना कहलाएगा। ठीक है, आइए देखिए, अब तक कुल कितने पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं? 12 पंचवर्षीय योजनाएं। कितने? 12 पंचवर्षीय योजनाएं। 12 पंचवर्षीय योजनाएं। अब एक चीज बताओ, अब तक जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं, क्या हर योजनाएं अपने योजनाएं में सफल हो पाई हैं? नहीं सफल हो पाई हैं। अब आगे देखेंगे, नीति आयोग कब आया? 2015 में आया। 1 जनवरी 2015 में आया। 2015। और ये लागू कब हुआ? 2017 से। इसको लागू करना था 2017 से, और 15 साल पर इसका मूल्यांकन करना है। यानी एट लास्ट में ये कब तक चलेगा? 2032 तक चलेगा। कितने समय तक चलेगा? 2032 तक चलेगा। क्लियर? कितने सालों तक चलेगा? 2032 तक चलेगा। अब ये 2017 से और इधर 15 गया तो 2032 तक मान के चलिए चलेगा। अच्छा, एक चीज़ देखिए, जो प्राथमिक नीति आयोग में था, ये था कि मुझे मूलभूत आवश्यकताओं को क्या करना है? मुझे मूलभूत आवश्यकताओं को पहले पूरा करना। इस नीति आयोग का क्या बनाया गया? लक्ष्य बनाया गया। मूलभूत आवश्यकताओं को क्या करना है? पूरा करना है 2020 तक। इसके बाद विकास के लिए 2020 के बाद हमको क्या बनाना है? रणनीति बनाना है। और रणनीति किस पर होगी? बेसिक स्ट्रक्चर पे होगी। फिर इसके बाद विशेष रूप से आर्थिक विकास पर जोर तेजी से दिया जाएगा। मतलब ये नीति आयोग का क्या किया गया है? एक फॉर्मेट तैयार किया गया है। 2020 तक इन्होंने मूलभूत आवश्यकता, जैसे शौचालय वगैरह का निर्माण, ये क्या है? मूलभूत आवश्यकता है। आवास दिलाना, ये क्या है? मूलभूत आवश्यकताएं हैं। स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाना, ये क्या है? मूलभूत आवश्यकताएं हैं। क्लियर? अब जो इधर 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, किसके द्वारा चलाई गई थी? योजना आयोग के द्वारा। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त की 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। किसकी? योजना आयोग। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब देखो, योजना आयोग और नीति आयोग में बेसिक अंतर क्या है? योजना आयोग और नीति आयोग में एक बेसिक अंतर यह है कि पहले इसमें जैसे कोई योजनाएं
योजनाएं लॉन्च किया जाता था तो इसमें केंद्र की प्राथमिकता ज़्यादा होती थी। किसकी प्राथमिकता? केंद्र की प्राथमिकता ज़्यादा होती थी। लेकिन अब क्या है, नीति आयोग के माध्यम से जो योजना बनाई जा रही है, इसमें अगर प्राथमिकता की बात कर लिया जाए तो राज्यों की प्राथमिकता क्या है? ज़्यादा हो गई। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब जब राज्यों की प्राथमिकता ज़्यादा होगी योजना बनाने में, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगा कि कमज़ोर होगा? मजबूत होगा ना, क्योंकि भाई लोकतंत्र का मतलब कि जनता की सरकार और न्यूनतम स्तर तक लोगों की भागीदारी हो रही है। अब पहले केंद्र की ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही थी, अब राज्यों को भी दी जाने लगी। राज्यों का मतलब कि बॉटम से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होगा? मजबूत होगा। क्लियर? बातें समझ आ रही नहीं? अब आगे आते हैं। अब ये देखते हैं, मान लेते हैं पंचवर्षीय योजना की बाद में बात करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर में योजना का उद्देश्य क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई योजना का क्या उद्देश्य होना चाहिए, किसी भी देश में योजनाएं लाई जाती हैं तो उसके पीछे मकसद क्या होता है? उसके पीछे मकसद क्या होता है? उसके पीछे मकसद ये होता है कि उस देश में क्या होनी चाहिए? उस देश में आर्थिक समृद्धि होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? आर्थिक समृद्धि होना चाहिए। पहला काम है कि उस देश में आर्थिक समृद्धि हो। दूसरा काम यह है कि जो देश में आर्थिक और सामाजिक असमानता हो, उसको क्या किया जाए? असमानता है, इसे दूर किया जा सके। और तीसरा, गरीबी का क्या करिए? गरीबी और बेरोजगारी का उन्मूलन करिए। और समन्वित विकास करिए, यानी कि समावेशी क्या करिए? समावेशी विकास करिए। ये योजना का क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए कि गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना चाहिए और आर्थिक समृद्धि होना चाहिए, और देश में जो आर्थिक और सामाजिक असमानता है वो क्या हो? दूर होना चाहिए। समझ में आया? किसका उद्देश्य होना चाहिए? योजना, जो भी योजना लॉन्च होती है तो उसका मकसद यही होता है कि हमारे देश में कोई बेरोजगार न रहे, हमारे देश में कोई गरीब न रहे, और हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक किसी भी प्रकार की असमानता न हो। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारा देश विकास करेगा, खुशहाली आएगी, समृद्धि होगी और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता बनी रहेगी। क्लियर? इस हिसाब से तो कोई योजना जो है सक्सेस नहीं हुआ। इस हिसाब से तो कोई योजना सक्सेस नहीं हुआ। हाँ, इस हिसाब से कोई योजना सक्सेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? तो क्यों नहीं हुआ अभी हम देखते हैं। नोट कर लिए? आगे बढ़े। अब देखो, सवाल ये है कि अगर आप देखेंगे ये योजनाएं, जो ये उद्देश्य थे, अगर 12 पंचवर्षीय योजनाएं में देखेंगे तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं में आपसे प्रश्न बनता है। क्या बनता है? प्रश्न बनता है। तो पहला प्रश्न ये होता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब लागू हुई थी? 1951 से 56, 56 से 61 और 61 से 66, फिर उसके बाद 3 वार्षिक योजना 69 तक, फिर 69 से 75 तक कौन सी योजना? चौथी योजना, फिर 75 से 79 तक कौन सी? पाँचवीं 1 वर्ष की वार्षिक योजना। फिर 6वीं पंचवर्षीय योजना कब तक चली थी? 80 से 85, और 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90, और 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97, और 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002, फिर उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, और 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12, और 12वीं पंचवर्षीय योजना
12 से 17 हुई। समझ में आया? ये पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कम चली। फिर से सुन लीजिए, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, फिर उसके बाद 69 से 74, फिर 74 से 79, फिर 80 से लेकर 85, फिर 85 से 90, फिर 92 से 97, फिर उसके बाद 1997 से लेकर 2002, फिर 2002 से लेकर 2007, फिर 2007 से लेकर 2012 और 2012 से लेकर 2017 तक चला था। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इन पंचवर्षीय योजनाओं में यह भी पूछा जाता है, जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो मॉडल छोड़ दीजिए, हेराल्ड डोमन मॉडल नहीं, उसका उद्देश्य क्या था? पहला था कृषि पर आधारित, दूसरा किस पर था? कृषि और उद्योग पर आधारित, उद्योग पर आधारित, दोनों पे था, कृषि और उद्योग पर आधारित। तीसरा अगर आप देखेंगे तो तीसरा इसका उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ क्या करना? विकास। इसके बाद चौथी में क्या था? स्फूर्ति के साथ, स्फूर्ति के साथ क्या करना है? आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना है, यानी कि स्थायित्व के साथ। पांचवा में क्या था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किसमें दिया गया था? पंचवीं पंचवर्षीय योजना में। छठवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का, गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन के बारे में बात किया गया था। किसके? गरीबी और बेरोजगारी, बेरोजगारी उन्मूलन की बात किया गया था। क्लियर? छठवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन के बारे में बात किया गया था, ये प्रश्न बनता है। और सातवीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया था। ठीक है, आठवीं पर अब देखो मेन नोट करना है, ये 6 तो क्रमशः याद होना चाहिए। आठवीं पर किस पर दिया गया था? मानव संसाधन पर बल दिया गया था। क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं? आठवीं पे। इसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना में न्याय की बात किया गया था। किसके न्याय की बात? सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय पे क्या दिया गया था? बल दिया गया था। इसके बाद 11वां पंचवर्षीय योजना क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्रतम समावेशी के साथ क्या करना है? विकास करना है। तीव्रतम समावेशी के साथ विकास करना, ये था 11वीं। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में सारी चीज़ें वही है। तीव्रतम संपोषणीय, बस इतना ही था। संपोषणीय समावेशी के साथ क्या करना है? समावेशी के साथ विकास करना है। बस संपोषणीय समावेशी के साथ विकास करना, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था? लक्ष्य था या उद्देश्य था। तो क्रमशः के आपके ये सारे चीज़ याद होने चाहिए। नहीं, 10वीं के बारे में छोड़ दीजिए। सामाजिक आर्थिक न्याय के बारे में तीव्रतम समावेशी के साथ विकास, और 12वीं तीव्रतम संपोषणी या समावेशी के साथ विकास करना। बात समझ में आ रही नहीं? सिलेक्शन लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि 100% नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप उस जहाँ से सारे प्रश्न बनते हैं उसका आप 40%